रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जसदीप सिंह और जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हैं हिम्मत सिंह। और आज हम हिम्मत का इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो कि एनडीए एंट्री से अपने सेकंड अटैम्प्ट में भोपाल बोर्ड से रेकमेंड हो चुके हैं। एंड आई एम श्योर कि इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको अपनी आने वाली एसएसबीज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारे सामने, जैसा कि आप सबको पता है कि हिम्मत सिंह आने वाले थे और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हिम्मत सिंह आज हमारे साथ बने हुए हैं इंटरव्यू के लिए। और हिम्मत, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अपने सेकंड अटेम्प्ट में भोपाल 22 एसएसबी बोर्ड से रेकमेंड हुए थे अपने सेकंड अटेम्प्ट में इन एनडीए एंट्री एंड ही गॉट रिकमेंडेड फॉर द इंडियन नेवी। तो आज हिम्मत अपना जो भी अपना एक्सपीरियंस इनका रहा था उस टाइम का 2017 सेकंड जो इन्होंने क्लियर किया था एनडीए के बारे में, एसएसबी के बारे में, आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो सब हिम्मत आपके साथ क्लियर करेंगे। तो हिम्मत मेरा एक छोटे भाई की तरह ही है, हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में बास्केटबॉल भी खेला करते थे। तो मैं चाहूँगा कि हिम्मत अपने बारे में आप सबको थोड़ा सा बताएं कि वो कहाँ से आते हैं और कैसे उन्होंने अपनी एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी की थी। तो हिम्मत प्लीज़ बताइए थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में। Hi everyone, my name is Himmat Singh. So I completed my graduation from NIT Jalandhar and फर्स्ट से लेकर 12 तक APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ और इसलिए शायद आर्मी का ज्वाइन करने का इतना था बचपन से ही। एंड टॉकिंग अबाउट माय रिकमेंडेशन, सो मेरा पहला अटैम्प्ट TES एंट्री का था, उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था। एंड देन माय सेकंड अटैम्प्ट थ्रू NDA and I got recommended there from भोपाल। ओके, फ्रॉम भोपाल। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हिम्मत मेरे साथ ही था आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर कैंट में, हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे। एंड इसने काफ़ी अच्छा नाम रोशन किया हमारे सारे जूनियर्स का और फ्रेंड्स का भी कि ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। नहीं, दैट इज़ अ वेरी बिग फीट, दैट इज़ अ वेरी बिग फीट। तो हाँ हिम्मत, सब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते थे कि जब आप अपने फर्स्ट एसएसबी अटेम्प्ट के लिए गए थे TES एंट्री के अंदर, तो आपने किस तरीके से उस चीज़ की तैयारी की थी। जैसे कि कोई भी फ्रेशर जाता है जब भी एसएसबी के अंदर, तो वी नो कि उसको पूरे प्रोसीजर के बारे में पता नहीं होता है। इट इज़ अ 5-day प्रोसेस जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्लियर करना है, जिसके अंदर OIR, फिर PPNDT, फिर ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद आगे साइक भी होता है, GTO टास्क भी होता है। तो इस चीज़ को आपको पहले इन चीज़ों के बारे में पता था या फिर आपने कहीं से गाइडेंस ली थी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपने TES एंट्री को फेस करने के लिए गए थे? ओके, सो एज सुन एज आई कंप्लीटेड माय 12 बोर्ड्स के बाद मैंने और हमारे फ्रेंड्स ने सबने मिलके बालनों एकेडमी से कोचिंग ली थी। तो मेरे को फेयर आइडिया था कि कैसा प्रोसेस होता है, क्या होता है। एंड तो मैं कह सकता हूँ दैट आई वॉज समवॉट प्रिपेयर्ड अबाउट इट। तो फ्रेशर थे तो जोश भी था TES एंट्री का, तो उधर गए। देन वहाँ जाके यही था कि OIR होगा, देन स्क्रीनिंग में एक स्टोरी आएगी, उसको नरेट करना है और पहले बनानी है, फिर नरेट करना है, फिर उस पर ग्रुप डिस्कशन करनी है। बट वही बात होती है कि जो TES एंट्री होती है उसमें आपको टाइम की शॉर्टेज होती है एंड यू हैव टू बी द बेस्ट अमंग ऑल इन एवरी स्किल सो एज टू क्रैक इट। और काफ़ी डिपेंड कर जाता है उसमें भी कि आपका ग्रुप कितना अच्छा है, तो उसके हिसाब से आपको GD में टाइम भी ज़्यादा मिलता है। यही है। तो ओके, TES एंट्री में आपके साथ ऐसे हुआ था। तो आपने जब आप बालनोई एकेडमी में अपनी कोचिंग लेने के लिए गए थे, तब आपको आई थिंक आपको भी एसएसबी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी जितना आपको वहाँ पे जाके कम से कम इनसाइट्स पता लगी होंगी कि एसएसबी के अंदर ये टास्क होते हैं, ये टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जब आपको पता लगा कि वहाँ पे जब आपने OIR वगैरह की प्रैक्टिस की, स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस की, वहाँ पे काफ़ी एक्स आर्मी पर्सनल्स होंगे जिन्होंने आपको वहाँ पे गाइड किया होगा सब टेस्ट के बारे में, तो आपको किस तरीके से उन चीज़ों की हेल्प मिली कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आप जब गए वहाँ पे, तो PPNDT के अंदर जैसे कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, तो किस तरीके से उस चीज़ ने आपकी हेल्प की जब आपने वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को।
सो 2016 की बात है, तब आपको भी पता है कि इंटरनेट बूम इतना आया नहीं था इंडिया में, तो Yes. नॉलेज जो थी वो इतनी स्प्रेड नहीं थी, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। सो उस टाइम पे हम लोग इतने मतलब हमें ऐसे इंटरनेट पे सर्च करके कुछ फाइंड कर लें या कुछ फ्रीली अवेलेबल हो, तो वो नहीं होता था। तो उस टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि कोचिंग वाज नेसेसरी समहाउ। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो उन्होंने सब बताया, पूरा प्रोसेस बताया क्या होता है कैसे होता है, एंड इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। बट एज सच अगर मैं बोलूँ कि उन्होंने कुछ मेरे अंदर इनकलकेट कर दिया हो जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो ऐसा नहीं था। Okay. प्रोसेस जो है वो आजकल आपको फ्रीली इंटरनेट में मिल ही जाता है। बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे SSB क्रैक सबसे पॉपुलर। तो प्रोसेस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको आजकल सोर्सेज भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट इन दिस एरा, मतलब राइट नाउ, कि कोचिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, रेस्ट ऑल इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इन माय ओपिनियन। ओके, जैसा कि हिम्मत ने आप सबको बताया कि कोचिंग जो है आजकल उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल सब कुछ ही अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर भी सारी चीजें अवेलेबल हैं कि एसएसबी के अंदर जो भी टास्क वगैरह होते हैं वो किस तरीके के होते हैं या फिर आपको किस तरीके से उनको करना है। आजकल सारी मतलब बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, तो ये जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग लेके ही जाएं एसएसबी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कोचिंग क्लासेस भी आपके अंदर कुछ इनकलकेट नहीं कर देंगे क्वालिटीज। इट इज यू हु हैव टू एक्ट इन दी एसएसबी, जिन आपको खुद से ही वो सारी चीजें करनी है एक्चुअल। तो ओके हिम्मत, जब आप अपने टीएस एंट्री के लिए गए वहाँ पे, तो जैसे कि हमें पता है कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गए थे, तो आपको क्या लगा था कि वो ऐसी कौन सी चीज थी जिस वजह से आप स्क्रीन आउट हो गए थे, कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर किस टेस्ट में आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे कि ये आपकी गलती हो गई जिस वजह से आप स्क्रीन आउट हो गए, तो उसका रीजन क्या रहा था, आप थोड़ा वो बताएं। ओके, तो जैसा हम जानते हैं कि स्क्रीनिंग के टाइम पे सबसे पहले तो आपका OIR होगा, जिसमें एक पेपर वर्बल का होता है, एक पेपर नॉन वर्बल का होता है, और समटाइम कंबाइन भी होता है। तो ये दो तो वर प्रीटी वेल, ये दोनों अच्छे से हो गए थे। टॉकिंग अबाउट दैट स्टोरी आई, तो स्टोरी बनानी थी एंड देन नरेट करना था। सो आई थिंक इन माई ओपिनियन कि जो मैंने स्टोरी बनाई वो इट वॉज लाइक आई वॉज फोर्सफुली फिटिंग दैट स्टोरी इन इट। तो वो स्टोरी वहाँ पे फिट नहीं हो रही थी। एक्चुअली मैंने वो स्टोरी पे रीड की थी, तो मैं उसको जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहा था। सो दिस थिंग इज द वन जिसके कारण मैं शायद बाहर हो गया, बिकॉज ऐसा होता है कि वो उधर जो लोग बैठे हैं वो पूरे एक्सपीरियंस हैं, एंड दे विल गोइंग टू नो दैट आप क्या आपने ये स्टोरी कहीं से पढ़ी है या फिर आपके माइंड में अभी आई है। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो सुपरफिशियल स्टोरी थी जिसने मेरे को बाहर कर दिया। टॉकिंग अबाउट नरेशन, तो नरेशन तो मेरा ठीक गया था, बट वो स्टोरी जो थी वो बहुत सुपरफिशियल थी। उसमें दो कैरेक्टर थे और मैंने थर्ड अपने आप इमेजिनरी क्रिएट कर दिया था टू फिट इनटू दैट स्टोरी। तो आई थिंक दिस वाज नॉट गुड, एंड इसलिए हमारा जो ग्रुप था उसको GD के लिए भी ज़्यादा टाइम मिला नहीं गया था। इट वाज हार्डली 1 मिनट, एंड शायद एक बंदा बोला था और उसके अलावा कोई बोला भी नहीं था, और वी वर लाइक ओके यू कैन लीव नाउ। ओके दैट। तो जो आपका बेसिकली जो आपके स्क्रीन आउट का रीजन रहा था वो यही रहा था कि आप जानबूझ के किसी पिक्चर के ऊपर अपनी जो स्टोरी थी वो फोर्सफुली आप कर रहे थे कि आप फिट कर रहे थे जस्ट, तो उस वजह से आप स्क्रीन आउट हो गए थे। ये आपका मेन रीजन रहा है। ओके, तो व्यूअर्स हम इससे ये चीज सीख सकते हैं कि आप जानबूझ के किसी भी स्टोरी को फोर्सफुली फिट मत करो पिक्चर के ऊपर। आप पहले पिक्चर को देखो, ऑब्जर्व करो, परसीव करो कि उसके अंदर क्या शो कर रहा है, उसके बाद अपनी स्टोरी बनाएं जो भी आपको फील हो रहा हो कि दैट इज द नीड ऑफ द स्टोरी। कि पहले आप देखें कि एक्चुअल में वो सिचुएशन जो है वो क्या स्टिमुलस मांग रही है आपका, फिर आप उसकी स्टोरी के ऊपर जाएं। आप जबरदस्ती अपनी स्टोरी को भी फिट करने की कोशिश ना करें। ओके, तो ये चीज हुई थी। उसके बाद एज अ फ्रेशर, जैसे सबको पता है कि जब हम लोग एज अ फ्रेशर जाते हैं एसएसबी के अंदर, तो काफी मिथ्स होते हैं फ्रेशर्स के अंदर कि इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है, वरना मैं बाहर हो जाऊंगा, और मुझे अपनी जो वॉइस है वो थोड़ी ज्यादा ही लाउड रखनी है, GD के अंदर मेरे को इनिशिएट करना है, और अपनी जो मेरे को स्टोरी बनानी है वो बिल्कुल ही सबसे यूनिक होनी चाहिए। कभी कभी किसी को लगता है कि बिल्कुल यूनिक बना दूं मैं, कभी कभी ज्यादा यूनिक हो जाती है तो लोगों को डर भी लगता है यार आई थिंक मैंने कुछ गलत परसीव कर लिया हो। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस या फिर अगर आपको ऐसा कोई थॉट आया हो उस टाइम पे कि मेरी स्टोरी शायद बिल्कुल ही अलग हो गई है, क्योंकि आपने वैसे भी सुपरफिशियल स्टोरी बनाई थी अपनी, तो वैसी कोई फीलिंग्स आ रही थी उस टाइम पे?
ओके, सो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, चार स्टेजेस होती हैं या 4 पार्ट होते हैं स्क्रीनिंग के टाइम पे, जिसमें से 3 जो होते हैं उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो अपना, उसमें आपके बीच में कोई बैरियर नहीं होता। जैसे OIR हो गया, एंड देन स्टोरी राइटिंग, एंड देन नरेशन। तो इन तीनों में आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। GD इज लाइक कि अगर आप इन तीनों में थोड़ा थोड़ा लैग कर गए तो वो GD के बेसिस पे आपको जज करेंगे, वरना वो ऑलरेडी आपको जज कर चुके होते हैं उन तीनों के बेसिस पे। तो एक तो अच्छा गया था, और जो स्टोरी की आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही अलग हो जाती है, तो इसमें मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। जब मैं अपने NDA के अटेम्प्ट में गया था, तो उसमें जो स्टोरी थी उसमें एक 2 मेल कैरेक्टर थे, एक अराउंड 60 के आसपास था विथ बियर्ड, एंड वन वाज अ स्मॉल किड अराउंड 16 to 17। तो किसी बच्चे ने वहाँ पे घोड़े पे स्टोरी बना दी थी। तो घोड़ा कहीं दिखा नहीं था, वो इंडिविजुअल था जिसने घोड़े पे बनाई। तो आप अगर इतना स्ट्रेंज जाएंगे और इतना अलग जाएंगे तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है कि घोड़ा था नहीं, फिर भी आपने घोड़ा देख लिया, परसीव कर लिया। बट अगर आप वैसे अलग बनाते हैं तो इट इज नॉट अ कंसर्न इन माय ओपिनियन, कि अगर आपने उतने ही कैरेक्टर देखे हैं या फिर 1-2 कम देखे हैं और आपने जो स्टोरी बनाई है वो यूनिक भी है बट अच्छी है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए और नरेशन में अच्छे से कीजिए, तो आप आराम से स्क्रीनिंग हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स अगर आपकी स्टोरी यूनिक भी जा रही है, लेकिन कम से कम आपकी वो जो पिक्चर है उससे रिलेट होनी चाहिए। आपको बिल्कुल ही जो इसमें कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है वो भी आप परसीव करके किसी घोड़े को जबरदस्ती अगर पिक्चर के अंदर अपनी स्टोरी के अंदर लेके आ रहे हो तो वो उल्टा ही जाएगा कहीं ना कहीं से। एग्जैक्टली। तो वही है कि जब आपको 30 सेकंड मिलते हैं तो यू शुडंट बी लाइक कि हमें स्टोरी लिखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यू शुड ऑब्जर्व दैट, उसको ऑब्जर्व करो। कभी कभी आपकी अगर किस्मत अच्छी होगी तो वो जो स्टोरी होती है जो सामने दिखती है पिक्चर, वो वेग वो जबरदस्ती दिखाते हैं, दे ट्राई टू शो इट वेग, बट कभी कभी वो क्लियर दिख जाती है। तो इसलिए 30 सेकंड योर कंप्लीट फोकस शुड बी ऑन स्क्रीन, सो दैट अगर आपको 1 सेकंड के लिए भी वो क्लियर इमेज हो तो आपको पता लग जाए कि वो इमेज किस बारे में। और उसके बाद आपको जो बाकी का टाइम मिलता है उसमें आपको स्टोरी लिखनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स जो हमें 30 सेकंड्स पहले मिलते हैं PP एंड DT के लिए, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं कि उनको 20 सेकंड्स के लिए वो पिक्चर देख लेते हैं कि उनको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है कि वो स्टोरी बनाने लग जाए। लेकिन हमें जो करना चाहिए एक्चुअल में 30 सेकंड्स लगा के पूरा फोकस करके फोटो को पहले देखना है, उसके बाद स्टोरी लिखनी जो है अपनी स्टार्ट करनी है। ओके, अंडरस्टूड हिम्मत। सो उसके बाद जैसे आपने बताया कि जैसे आपने तो जबरदस्ती स्टोरी जो अपनी थी वो तो फिट करने की कोशिश वहाँ पे की थी। उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आई थी तो फिर उसमें मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था कि आप अपने जो पॉइंट्स थे वो ढंग से दे पाए थे कि नहीं दे पाए थे? ओके, तो या इंटरनेट का इशू आ रहा थोड़ा। जैसा कि आपने बताया कि आपने जो अपनी जो स्टोरी थी पहले से प्री कंसीव्ड जो आप उसके ऊपर पहले फिट कर रहे थे, तो वो तो आपका जो भी नरेशन के टाइम पे हो गया। उसके बाद आपने जब GD में पार्टिसिपेट किया तो आपने GD में फिर किस तरीके से पॉइंट रखे? वही प्री कंसीव्ड स्टोरीज के रखे या फिर दूसरों की हेल्प से आपने मतलब कि आपने GD में कैसे परफॉर्म किया वो थोड़ा सा बताइए। तो मैं अगर TES एंट्री की बात करूं तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें GD में ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, हमें हार्डली 1 मिनट मिला था, और उसमें एक पर्सन ने बोला और उससे ज़्यादा किसी ने बोला भी नहीं। तो किसी को चांस मिला ही नहीं था, तो मेरे को भी नहीं मिला। तो इसलिए वैसे नॉर्मली अगर जो एक गुड GD होती है और आपको उसमें पॉइंट देना होता है तो यू इनिशिएट करो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर पाते तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने इनिशिएट नहीं किया तो आपको अंदर नहीं करेंगे। वो तो एक फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ थिंग है, उससे पहले ही आपका डिसाइडर हो चुका होता है बेस्ड अपॉन योर स्टोरी एंड नरेशन। तो आप पॉइंट्स दे दो, आपने बैकग्राउंड में क्या देखा आप ये पॉइंट दे सकते हो, कितने कैरेक्टर थे, उनका जेंडर क्या था, उनकी एज क्या थी, और स्टोरी का थीम क्या था, बैकग्राउंड क्या था, ये सब आप डिस्कस कर सकते हो और उसके बाद एक कॉमन स्टोरी पे पहुंच सकते हो। तो एक हेल्दी GD इस हिसाब से होनी चाहिए। ओके, तो जैसा कि मैंने मिथ्स की बात पहले की थी और हर फ्रेशर के दिमाग में भी ये चीज़ होती है कि चलो ये तो अपना जो डिस्कशन और नरेशन वगैरह वाला जो पार्ट होता है वो कंप्लीट हो गया। उससे पहले जब हमारा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जो OIR टेस्ट होता है, काफ़ी फ्रेशर्स के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि OIR टेस्ट जो है वो सिर्फ ऐसे ही कंडक्ट किया जाता है, वो चेक नहीं होता है कहीं पे भी स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ।
तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि OIR को बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर जैसा कि फ्रेशर्स बात करते हैं कि उसको लाइटली लेना चाहिए, उसका ज़्यादा कोई महत्व होता नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर? ओके, सो दिस इज नॉट द केस। अगर वो आपके पूरे प्रोसेस में है तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और वो तब इम्पोर्टेंस में आता है जब आप जो होते हैं बॉर्डर लाइनर होते हो। अगर आप बॉर्डर लाइनर हो, यानी कि ऐसा होता है कि एक्चुअली थ्री ऑफिसर्स होते हैं और वो 4 चीजों पर टिक लगाते हैं, उसमें से एटलीस्ट 3 थिंग्स मस्ट बी टिक्ड सो एज टू यू गेट स्क्रीनिंग। तो अगर आपकी 3 चीजें टिक नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे। तो उसमें से एक चीज जो OIR भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कम्प्लीटली निग्लेक्ट कर दोगे। आपको उसको तवज्जो देनी ही पड़ेगी और उसको बिल्कुल मन लगा के करना पड़ेगा, और उसमें आप बेस्ट परफॉर्म करो अपना, ताकि अगर इन केस अगर आप बॉर्डर लाइनर हो तो आप अंदर हो जाओ, एटलीस्ट स्क्रीन इन हो जाओ। ओके ओके। तो इससे मतलब व्यूअर्स को ये चीज़ पता लग सकती है कि अगर कोई भी एज अ फ्रेशर जा रहा है, रिपीटर्स को तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें पता ही होती हैं कि आप किसी भी SSB में जा रहे हो, जो सारे टास्क वहाँ पे हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई दे आर कंडक्टिंग दीज टास्क। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर जाके ये आपके दिमाग में ये चीज़ मिथ है कि जो OIR टेस्ट है वो सिर्फ बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो करवाया जा रहा है और वो बिल्कुल भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। आपको उसको भी इम्पोर्टेंस देनी है और उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ओके, डेफिनेटली तो गिव योर बेस्ट। बिल्कुल। तो थैंक्स हिम्मत उस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की मिथ्स रहती हैं ये दिमाग में कि उनको इतनी इम्पोर्टेंस उस चीज़ को नहीं देनी है, दे हैव टू जस्ट गिव द इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स CPNDT। सो ओके, जब आप TS एंट्री के लिए गए थे तो आप वहाँ से अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन आउट हो गए, जिसका आपने रीज़न भी बताया कि आप प्री कंसीव्ड नोशन की वजह से आप आउट हो गए। तो अब हम व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि जैसा आपने कि अपने स्कूल के बाद ही अपना NDA एग्जामिनेशन जो था NDA 2017-2 वो आपने क्लियर किया, तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको 12th बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी NDA एग्जामिनेशन के लिए भी, और उनको भी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं जैसे कि आपने किया। उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए स्टूडेंट्स को। ओके, सो NDA एग्जाम जो होता है इट इज मोस्टली अबाउट मैथमेटिक्स, GK एंड इंग्लिश। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पूरे एग्जाम को देखें तो आप अगर मैथमेटिक्स को ही देखें तो उसके अंदर अगर आप ट्रेडिशनल और SSB वाले वे से जैसे बोर्ड में आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं उस हिसाब से अगर आप हर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो यू विल बी हार्डली एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चन, बिकॉज वो लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व होने वाले नहीं होते। उसमें आपको ट्रिक्स का यूज करना ही पड़ेगा और उसके बिना वो पेपर निकलेगा नहीं। एटलीस्ट वहाँ पे 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से विद इन 1 मिनट हो सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिक्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो अगर आप ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करने लगेंगे तो इट विल गोइंग टू टेक एटलीस्ट 5 मिनट्स टू सॉल्व इट। इसके जगह अगर आप उसका यूज करें लाइक थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट और सारे ऑप्शंस में भी पुट करके देख लिया जो मैच कर रहा है, दैट विल बी आंसर। इट विल हार्डली गोइंग टू टेक 1 मिनट। तो आपको ऐसे ट्रिक्स पता करनी पड़ेंगी। आजकल तो यूट्यूब पे सब फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहां से पता कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट GK, तो आपको थोड़ा तो पता होना ही चाहिए कि चल क्या रहा है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इन माय ओपिनियन। एंड इंग्लिश तो वही है, बेसिक 10 तक की आती है, तो उसमें भी ज़्यादा कोई इशू होना नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो हमारे 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ में NDA की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अहमद ने बताया कि उसमें जो ज़्यादा वेटेज वगैरह होता है कि आपको अगर मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करना है तो आप वो नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करने बैठ जाएं। आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर कि आप जल्दी से जल्दी एक आंसर या कंफ्यूजन के ऊपर पहुँच पाएँ, ताकि आपका जो टाइम है वो भी कम लगे और आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक्यूरेसी भी सही रहे, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक हो। और GS के लिए आपको GK के लिए आपको अपने जो करंट अफेयर्स है वो भी अप टू डेट रखने ही हैं, और आपके जो बेसिक्स वगैरह है वो भी आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। और बाकी इंग्लिश तो आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं, मेनली फॉर ग्रामेटिकल एंड वोकैब्युलरी काफ़ी वेटेज रहता है उसका। इन माय ओपिनियन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से देख लें एटलीस्ट 10 इयर्स के, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपको एक बार पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से उनको करना है। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, हाँ, तो जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो वो तो बिल्कुल करके जाने ही जाना है। कम से कम आप
लास्ट 5 years के भी करके जाते हो तो आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एनडीए यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो आप काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं आपके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। ओके हिम्मत, तो हम व्यूअर्स को ये भी थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपने एनडीए की भी कहीं से कोचिंग ली थी या फिर वो आपने खुद से ही तैयारी करके अपना जो एनडीए एग्जामिनेशन था वो निकाला था? नहीं, मैंने एनडीए के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैं कम्प्लीटली अपनी बोर्ड्स की नॉलेज पे और तब थोड़ा मतलब इंटरनेट पे चीज़ें आने लगी थी तो उसके बेसिस पे देने गया था एंड आई क्लियर्ड इट। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी पड़ेंगी और उसके बेसिस पे आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, मतलब कि ये कुछ ज़्यादा ही रफ एंड टफ वाली चीज़ नहीं है। अगर आप अपने 12th अकेडमिक्स को भी अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो यू कैन क्लियर एनडीए एग्जामिनेशन। या आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से निकाल लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके ओके हिम्मत, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने सारा अपना एक्सपीरियंस अपने अटेम्प्ट 1 का बताया जब टीएस एंट्री के लिए आप बिकॉज यू गॉट वेरी गुड मार्क्स इन योर क्लास 12th, तो आपको एक बेनिफिट मिल गया कि आप टीएस एंट्री से जा पाएँ और आप गए, जिसमें आपके फ्रेंड्स भी गए, बट अनफॉर्चुनेटली आप वहाँ से स्क्रीन आउट हो गए। उसके बारे में आपने बताया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपके एनडीए एग्जामिनेशन में। जब आपका एनडीए एग्जाम क्लियर हुआ 2017-2 का, तो आपकी जो एसएसबी थी वो जैसा आपने मुझे बताया था कि 22 एसएसबी भोपाल में थी। तो जब आप 22 एसएसबी भोपाल अपनी एसएसबी देने के लिए गए, आपने पहले ही वहाँ से कोचिंग ले ली थी बालनोई एकेडमी से, तो वो जो टाइम गैप था उसके बीच में आपने फिर जो अपना सेकंड अटेम्प्ट था उसकी तैयारी आपने कैसे की? आप पहले ही एक बार स्क्रीन आउट हो चुके थे, तो उसके बाद आपने कैसे देखा कि ये जो चीज़ें मैंने पहले जो गलतियां कर दी है वो मैं यहाँ पे अब दोबारा गलतियां ना करूँ? तो आपने क्या क्या जो स्टेप्स लिए उस टाइम में वो थोड़ा सा बताइए। ओके, सो जब मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया तो मेरे को पता लगा कि मैंने सुपरफिशियल स्टोरी बनाई थी। आई वॉज हैविंग सम एरर्स इन नरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इन बिटवीन दैट टाइम गैप व्हाट आई डिड इज, जो बालनोई एकेडमी के थोड़े मेरे को मिले थे रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, तो उन सोर्सेज से मैंने पढ़ना शुरू किया एंड आई रीड फ्यू स्टोरीज, आई मेक फ्यू स्टोरीज, आई राइट फ्यू स्टोरीज ऑन माई ओन। और मैंने इंटरनेट से भी थोड़ी फोटोज लेके उन पर भी स्टोरी लिखी थी। और जहाँ तक बात रही नरेशन के लिए, तो मैं मिरर के आगे खड़े होके प्रैक्टिस किया करता था, अपना इंट्रोडक्शन ही दिया करता था, सो दैट आई कैन डेवलप दैट कॉन्फिडेंस आई टू आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड इन माई ओपिनियन आप सभी को ये करना भी चाहिए। इट विल गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और ये आपको इजीली हेल्प भी करेगा आपके स्क्रीनिंग में, इंटरव्यू में और कोई भी जीडी में। ओके, तो इस तरीके से आपने अपने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी की कि आपने जैसा बताया कि आपने इंट्रोस्पेक्शन वगैरह किया जिससे आपको पता लगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे हुई थी, आपने वो चीज़ें सुधारी अपने सेकंड अटेम्प्ट में। तो जब आप 22 एसएसबी भोपाल पहुंचे तो जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ पे भी एनडीए एग्जामिनेशन से भी काफ़ी बच्चे आते हैं। भोपाल इज़ अ वेरी बिग बोर्ड, वहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं। तो आपका 22 एसएसबी भोपाल बोर्ड था। तो जब वहाँ पे दोबारा से वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और वहाँ पे आपने दोबारा से कोई फोटो देखी, उसके बाद आपने जो स्टोरी बनाई, तो आपने क्या उसके अंदर क्या चेंजेस किए कि आपने इस बार प्री कंसीव स्टोरी नहीं बनाई और वहाँ पे आपने जो प्रैक्टिस करके गए थे उस चीज़ ने आपकी हेल्प की, या फिर दोबारा से जो कोचिंग में जो सिखाया गया था चीज़ों का कि आपको अगर कोई ऐसी फोटो आती है तो आपको ऐसी स्टोरी बनानी है, ऐसी फोटो आती है तो ऐसी स्टोरी बनानी है, तो आपने मतलब कि किस तरीके से क्या चीज़ दिमाग में रखे, क्या पॉइंट्स आपने दिमाग में रखे और तब आपने वो स्टोरी बनाई जिससे आप स्क्रीनिंग भी हो पाए सेकंड अटेम्प्ट में? उसके बारे में थोड़ा बताइए, स्टोरी के बारे में। सो जो स्टोरी थी वो उस पर डेफिनेटली बालनोई एकेडमी का थोड़ा हेल्प मिला था कि उन्होंने जो जो बातें बताई थी वो काम आई। उसके अलावा प्रैक्टिस मैटर्स, जो प्रैक्टिस की थी वो डेफिनेटली काम आई। एंड जो स्टोरी होती है उसमें आपको मोस्टली ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप उसको देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उनकी एज क्या दिख रही है अप्रॉक्सीमेट, इतना एग्जैक्टली लेने की जरूरत नहीं है, और उनका जेंडर क्या है, एंड डेफिनेटली मूड एज वेल। तो उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्टोरी थोड़ी पॉजिटिव हो, मतलब आप एकदम नेगेटिव स्टोरी बनाते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आप ऐसा बना सकते हैं कि जो आपका हीरो था उसके सामने कोई प्रॉब्लम थी जिसका उसने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। जैसे जो मेरी स्टोरी थी उसमें 2 कैरेक्टर थे और दोनों मेल थे। एक की एज अराउंड 60s में थी और एक अपने 50 to 20 के एज के बीच में था।
सो इसको देख के, और वो बंदा जो 15 to 20 की एज में था, ही वॉज रीडिंग सम न्यूज़पेपर। तो उसको देख के मेरे दिमाग में ये स्टोरी आई कि दैट जो बच्चा है और जो ओल्ड मैन है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का। और जो बच्चा है वो अपनी एनडीए की तैयारी कर रहा है और उसके लिए वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है। लेकिन कुछ कारणवश उसके जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो बीमार हो गए। तो उसका एग्जाम भी नियर आ रहा है। तो वो बच्चा एक टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपने दादाजी का ख्याल भी रखता है, उनके लिए डॉक्टर को भी बुलाता है, उनकी देखभाल भी करता है, और साथ ही साथ रात में अपनी तैयारी भी करता रहता है एनडीए की। और फिर वो एनडीए का एग्जाम दे के आता है जब उसके दादाजी ठीक हो जाते हैं उसके बाद। और उनसे विशेष लेके जब वो एग्जाम दे के आता है तो उसका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। तो ये एक स्टोरी है जिसमें जो बच्चा है वो दिखाता है कि वो अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है, और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है कि हाँ बस उसको सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वो अपने रिलेशन का भी ध्यान रखता है, अपने दादाजी का ध्यान रखता है, साथ ही साथ अपनी प्रेपरेशन भी करता है। तो दिस शोज कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, और एक पॉजिटिव एंड भी हो गया कि उसका एग्जाम भी क्लियर निकल गया। तो इस तरीके से अगर आप स्टोरी बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी सेलेक्ट हो ही जाएगी। ओके, तो आपको मतलब बेसिकली पिक्चर से रिलेटेड स्टोरी बनानी है, उसके अंदर पहले कैरेक्टर्स देखने हैं कि क्या कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको जो भी नीड दिखानी है अपनी स्टोरी की, उसके साथ साथ आपको साइमल्टेनियसली अगर कोई और भी, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने बताया कि जो ओल्ड मैन थे उनकी तबीयत खराब थी, उसके ग्रैंडफादर की, तो उससे जो बच्चे ने, जो आपका मेन कैरेक्टर था, उन्होंने उनका भी ध्यान रखा, और साथ में अपना एग्जामिनेशन की भी वो तैयारी करता रहा साइमल्टेनियसली। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और दोनों को बिल्कुल सही टाइम से और सही वक्त पे उसने अच्छे से किया, और दोनों में सक्सेसफुल रहा वो। तो उसके दादाजी भी ठीक हो गए टाइम टू टाइम, और उसका एग्जामिनेशन भी निकल गया। तो बेसिकली हमें वैसी ही स्टोरी बनानी थी कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, और एक टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज देनी है अपनी चीजों को, और उनको अकॉम्प्लिश करना है। ओके, वेरी गुड। एग्जैक्टली। आप थोड़ी थैंक यू सो मच। इसी तरह आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी बनानी होती है स्टोरी, कि उसमें एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहा है, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना बता दें जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो। पर एक लाइक मूवी टाइप स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि जैसे मूवी में एक लड़का होता है, वो 10-20 गुंडों को पीट देता है, लड़की को बचा लेता है। इस तरह की स्टोरी नहीं चलेगी। स्टोरी एकदम जेन्युइन होनी चाहिए और रियल लाइफ से मैच होनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा सच में हो सकता है। अगर आप बिल्कुल सुपरफिशियल बना देंगे, या आपको सुपरमैन बनाना है कि जो सारी चीजें खुद ब खुद करे जा रहा है विदाउट एनी सोर्सेज, वो उड़ के ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली आपको एक रियलिस्टिक स्टोरी बनानी है जो कि आप भी कर सकते हो। ओके ओके, एग्जैक्टली। काफी वैसे आपको काफी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, साथ में जो भी ग्रुप डिस्कशन में साथ में होंगे जो बच्चे, उनकी काफी सुपरफिशियल स्टोरीज वहाँ पे भी मिली होंगी आपको भोपाल बोर्ड में भी सुनने के लिए। काफी सही एक्सपीरियंस रहे होंगे। घोड़े वाली जिसने घोड़ा परसीव कर लिया था। ओके ओके, और वहाँ पे कोई घोड़ा था भी नहीं। एग्जैक्टली, यहाँ पे कोई घोड़ा नहीं था। ओके ओके, माइट बी ही वाज अ गुड राइडर, तो उसको घोड़ा दिख गया तो उसने उसके ऊपर बना दी। ओके ओके, कोई चक्कर नहीं है। ओके हिम्मत, जब आप फिर 22 SSB भोपाल में आपका ये जो सारा एक्सपीरियंस रहा कि आपने काफी अच्छी स्टोरी बनाई, और आई थिंक आपका OER भी काफी अच्छा गया होगा, पहली बार से भी, और काफी अच्छा गया होगा भोपाल बोर्ड में। तो आप जब स्क्रीन इन हो गए, तो स्क्रीनिंग के बाद की फीलिंग आपकी क्या थी? मतलब कि काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि इस बार मैं स्क्रीनिंग भी हो गया, कि वो पहले से दिमाग में था कि इस बार तो मैं स्क्रीन इन होके ही रहूंगा, मुझे होना ही होना। मतलब क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? ओके, सो आई वाज लिटिल कॉन्फिडेंट कि शायद इस बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि सब जो था वो काफी अच्छे से गया था। अपनी स्टोरी भी अच्छी बन गई थी, नरेशन भी ठीक ठाक हो गया था, और जीडी के अंदर पॉइंट्स भी बोल दिए थे 2-3। तो एक कॉन्फिडेंस तो था हल्का हल्का कि शायद हो जाना चाहिए, बट वही है, फॉर श्योर तो कभी हम हो ही नहीं सकते इस केस में। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि सामने वाले बैठे 3 राजाओं ने क्या सोचा है तुम्हारे बारे में। या राजाओं इज अ वेरी गुड वर्ड, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल सही बोल सकते हैं एसएसएस को हम लोग, क्योंकि सब उन्हीं के हाथ में होता है। बिल्कुल सही चीज है। ओके, तो जब आप स्क्रीन इन हो गए तो कितने आपको याद है कि कितने स्टूडेंट्स आपके साथ स्क्रीन इन हुए थे उस टाइम पे? आई थिंक हमारा बैच जो था उसमें 70 स्टूडेंट्स आए थे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन 26 अराउंड स्क्रीन इन हो गए थे। ओके, 26 स्क्रीन इन हुए थे।
ओके ओके, जिसमें आपको याद होगा कितने फ्रेशर्स थे या कितने रिपीटर्स वगैरह थे? नॉट एग्जैक्टली, बट ओके रिपीटर्स का काउंट डेफिनेटली ज़्यादा था, एंड ओके फ्रेशर्स वर अराउंड हार्डली 9-10, नॉट मोर देन दैट। ओके, 9 to 10 वाज फ्रेशर्स और मेजरली मतलब रिपीटर्स ज़्यादा थे। जैसा कि हर रिपीटर्स एंट्री ज़्यादा। में देखा भी जाता है कि रिपीटर्स को थोड़ा सा वो भी होता है कि उनको भी इन होना ही होना है, फ्रेशर्स को उतनी अभी नॉलेज नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो मेकिंग दिस वीडियो आल्सो फॉर दी फ्रेशर्स कि उनको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले फॉर अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो जब आप स्क्रीन इन हो गए उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो सेकंड डे होते हैं हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसके अंदर मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमारे पास 4 टेस्ट आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। फर्स्ट इज थीमेटिकल एप्रिसिएप्शन टेस्ट, दैट इज वेरी नोन एज TAT। और जो सेकंड टेस्ट होता है हमारा वो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड वैट। थर्ड होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT। एंड फोर्थ इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, दैट इज SDT। तो TAT के अंदर हिम्मत हमें थोड़ा बताइए कि जैसे हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर की 11 पिक्चर्स तो हमें दिखाई जाती हैं और जो एक लास्ट जो ब्लैंक स्लाइड होती है उसके ऊपर हमें खुद से स्टोरी बनानी होती है। और हमें सिर्फ 4-4 मिनट्स मिलते हैं अपनी स्टोरी बनाने के लिए हर पिक्चर के ऊपर। तो उस चीज को मतलब आपने कैसे प्रैक्टिस करके गए थे कि आप उस टाइम के अंदर अच्छे को क्रिएट कर पाए, वो आपने किस तरीके से उस चीज़ को किया? ओके, तो जैसा कि TAT में 12 स्टोरीज आती हैं, जिसमें से 11 तो पिक्चर्स होती हैं और एक तो ब्लैंक होती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 मिनट के अंदर एक स्टोरी लिखना और आपके हैंड को अडेप्ट करना होता है कि वो तुरंत के तुरंत लिखे, देन 30 सेकंड वेट, देन लिखे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रैक्टिस ना की हो और आप सीधा वहां पे चले जाएं और आप एक अच्छी स्टोरी लिख भी दें। तो एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो यही कि वो स्टोरी खत्म पॉजिटिव से होनी चाहिए। अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम इतनी सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए कि वो ना हो पाए, और एक इंडिविजुअल पर्सन उसको क्लियर कर ले जो भी आपका हीरो स्टोरी में होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हीरो का नाम, उसकी एज और उसका जेंडर, ये सब बताना भी जरूरी होता है स्टोरी के अंदर। और शॉर्ट स्टोरी रखिए, ज्यादा बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, जो आप टाइम पे कंप्लीट कर सकें। अराउंड 12, 13, 14, 15 लाइन आर मोर देन सफिशिएंट, एंड स्टोरी पॉजिटिव होनी चाहिए। सो प्रैक्टिस मैटर्स। और जो ब्लैंक स्टोरी है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप 3-4 स्टोरीज अपने दिमाग में रखिए, और डिपेंडिंग अपॉन आपने 11 स्टोरी कैसे लिखी हैं उनमें से आप एक कोई भी चूज करके अच्छी सी आप बना सकते हैं। क्योंकि ब्लैंक स्टोरी तो वही है जो आपके दिमाग में आ रही है, कोई लिखोगे। तो कोशिश कीजिए कि वो स्टोरीज जितनी भी आप बना रहे हैं वो समहाउ आपके लाइफ से थोड़ी बहुत रिलेट कर जाए। प्योरली कंप्लीट रिलेट करने की जरूरत नहीं है। और ब्लैंक के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप 3-4 अपने पहले से अपने साथ तैयार रख सकते हैं और उनमें से कोई भी एक बना सकते हैं, या थोड़ी मोल्ड करके बना सकते ओके। अच्छा, तो हिम्मत काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ भी रहती है कि अगर हमारी जो लास्ट स्टोरी है, जो ब्लैंक स्टोरी है, वो तो हम लोग घर से प्रिपेयर करके ही लेके जाएं, जो कि ज़्यादातर लोग लेके भी जाते हैं, प्रिपेयर करके ही जाते हैं। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि आपकी जो लास्ट स्टोरी होती है हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि उसके बिहाफ पे कि आपकी जो 12th स्टोरी है आपने कितनी अच्छी वेल प्रिपेयर्ड करके वो लिखी हुई है, लेकिन जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने तुरंत आके वहाँ पे जो 11 पिक्चर्स के ऊपर जो स्टोरीज बनाई है उनका लेवल क्या है, उनका लेवल अगर कम हो और उसका ज्यादा हो तो कुछ प्रॉब्लम आती है या इट इज ऑल ओके? सी दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स कि साइकोलॉजिस्ट की सोच क्या है। इसमें मैं ज्यादा कुछ एडवाइस कर नहीं सकता, ये मेरे को बालों में बताई भी नहीं गई थी। बट यस, आप ट्राई कीजिए कि आप सबसे बेस्ट स्टोरी लिख पाएं जो भी आपके पास है रिसोर्सेज या जो भी आपके माइंड में आ रही है उनमें से। और कटिंग अवॉइड करें, बिकॉज कटिंग भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और अगर आप कट कर भी रहे हैं तो उसको सिंगल लाइन से कट कीजिए, जैसे घिच 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 कर देते हैं, इसको भी अवॉइड करें। और जहां तक बात रही लास्ट की, तो आप एक स्टोरी मत प्रिपेयर करके जाइए। ट्राई टू प्रिपेयर एटलीस्ट 3 to 4 और इवन 5 स्टोरीज, जिनमें से आप कोई एक लिख सके। ऐसा ना हो कि तो आपने एक आप थ्री प्रिपेयर टू कर ली। फाइव स्टोरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी एक जो स्टोरी है अगर आपकी 11 पिक्चर्स में कहीं ना कहीं पे आ गई तो आप दूसरी स्टोरी वहां पे बना पाए, इसलिए या फिर कोई और रीजन है? ये ऐसा कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कहा जाता है कि 11 जो स्टोरीज आपने बनाई हैं और जो 12th आप बनाएंगे उनके बीच में थोड़ा रिलेशन होना चाहिए। सो
उस रिलेशन के लिए अगर आप एक स्टोरी लेके जाएंगे तो आप वो रिलेट शायद ना कर पाए, इसलिए आप 3-4 स्टोरीज अपने पॉकेट में रखा करिए ताकि आप उनमें से किसी एक को यूज कर सकें। ओके, और वो भी अलग अलग थीम के ऊपर होने चाहिए कि आपने जो पहले हाँ, एक थोड़ी स्टोरी को अलग ब्लैंक, थीम पे होनी चाहिए। हाँ सारी की सारी, कि आप कहीं पे किसी की मदद करवा रहे हो, कहीं पे कुछ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किसी में आप कहीं कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, गेम खेल रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो सबकी अलग अलग हम्म, थीम होनी चाहिए। जो भी आपकी ब्लैंक स्टोरी है, कम से कम 4 to 5 आप मतलब बिफोर हैंड पहले उसको प्रिपेयर करके लेके जाए। ओके, एग्जैक्टली। सो दैट वाज ऑल फॉर थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट। तो आगे जो हमारा टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसके ऊपर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एसएसबी के अंदर हमें एक वर्ड दिया जाता है एंड वी आर प्रोवाइडेड विद जस्ट 15 सेकेंड्स। हमें उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना होता है। तो यही जो आपके सामने ये जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जब आया था हिम्मत, तो हम्म, उसके अंदर आपको कोई अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो तो वो क्या हम्म। थी, या फिर आपका माइंडसेट क्या था कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, या फिर मतलब आप किस तरीके से प्रिपेयर करके गए थे कि आपको WAT में किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या आपका माइंडसेट था, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। ओके, सो टॉकिंग अबाउट WAT, तो मैंने बिफोर हैंड ही अराउंड 100 to 200 वर्ड्स जो थे उन पे एक सेंटेंस बनाया था, अपने घर पे ही ट्राई किया था, उनको लिखा भी था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 सेकंड्स होते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप इसके हैबिचुअल नहीं है तो आपका माइंड जो है और आपका जो हैंड है वो कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेगा। सो इट्स बेटर कि आप घर से थोड़ा प्रिपेयर करके जाएं। और जहां तक बात रही कि वो जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, सो डेफिनेटली पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है। और जो आई एम या माई कंट्री एंड ऑल दैट, इन सबको आप अवॉइड करें तो बेटर है। कैन कुड इन सबको अवॉइड करें तो बेटर है। ओके, एंड अगर आपके पास कोई नेगेटिव वर्ड आया है तो आप उसको मोल्ड करके एक पॉजिटिव उसमें प्रेजेंट करें। और सेंटेंस को जितना शॉर्ट रखें उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि 15 सेकंड के अंदर आपको वो कंप्लीट सेंटेंस करना ही करना है। जहां तक मेरी बात रही तो 60 वर्ड्स आते हैं, मैंने 57 लिख दिए थे सक्सेसफुली। और जो 3 थे वो ना लिखने का यही रीजन था कि उनका मेरे को मीनिंग नहीं पता था। तो ये एक इशू आ सकता है आपके साथ, तो बेटर है कि आप अपनी थोड़ी वोकेबलरी भी सही कर लें। ओके। सो दिस लेकिन इज ऑन द ऑल। पेपर साइड अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग तब नहीं पता है तो आप उसको अटेम्प्ट ना करें, वरना क्योंकि वो बिल्कुल ही नेगेटिव भी जा सकता है अगर आपको उसकी मीनिंग ही नहीं पता और आप कुछ वैसा सेंटेंस बना दे जो आपके अगेंस्ट में चले जाए। सो दैट इज नॉट गुड फॉर योर टेस्ट कि आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में या जानबूझ के गलती करके आ गए हैं। तो इट्स बेटर कि आप उसको फिर रहने ही दें। ओके, तो हिम्मत जैसा आपने एग्जैक्टली। बताया कि 60 वर्ड्स में से आपने 57 अटेम्प्ट किए, तो जैसा आपने बताया अभी कि नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है, तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस ही बनाएं। तो फॉर गेटिंग अ क्लियर आइडिया टू द ऑडियंस, मैं आपको कुछ वर्ड्स देना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आप उनके ऊपर क्या क्या सेंटेंसेस अपने बनाएंगे ताकि एक क्लियर आइडिया मिल पाए सब ओके। व्यूअर्स को भी यहाँ पे। तो इफ आई से यू हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑन अ वर्ड एक्सीडेंट, तो आप इसके ओके। ऊपर क्या बनाएंगे? इट्स अ प्योरली नेगेटिव वर्ड। या सो ऐसे वर्ड्स में आप ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस लाइक लाइक सेफ ड्राइविंग कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स। तो दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस, शॉर्ट भी है, अच्छा भी है, और एक ये पॉजिटिव वो भी दे रहा है कि आप अगर सेफ चलाते हैं तो आप एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं। तो ओके, तो दीज अगर कोई दीज काइंड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस वर्ड आर भी वेरी आता है तो हेल्पफुल। हमें हमें उससे एज अ पॉजिटिव सेंटेंस ही एसोसिएट करना है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास नेगेटिव थॉट ही आना चाहिए उस चीज को लेके। एग्जैक्टली। हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी रह सकते हैं कि वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय टेकिंग सम मेजर्स, या फिर बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस हमें बनाने हैं अगर कोई नेगेटिव वर्ड भी आता है। एग्जैक्टली। Okay. So if I'll also give you next negative word, then what will be your sentence? If I'll give you a ओके। word loneliness, तो अब loneliness के ऊपर क्या लोनलीनेस। सेंटेंस बनाएंगे? Yes. ओके, सो यहाँ पे आप ये बना सकते हैं दैट गुड कंपनी, जो अपने दोस्तों की कंपनी होती है, दैट गुड कंपनी रिमूव लोनलीनेस, या रीडिंग बुक्स रिमूव लोनलीनेस। दीज आर गुड वर्ड्स। या आप ये भी कर सकते Okay. हैं दैट गुड आइडिया कम्स इन लोनलीनेस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको लोनलीनेस को एज अ डिप्रेशन ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। एक Okay. इंडिविजुअल लोनली तब भी हो सकता है जब वो एक अच्छा आइडिया सोच रहा हो, या फिर एक इंडिविजुअल लोनली से हटने के लिए गुड कंपनी ले सकता है। तो इस तरीके के अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो ये काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा।
ओके, तो उस तरीके से आपको मतलब कि सारे वर्ड्स को उसी तरीके से डील करना है। कोई भी न्यूट्रल वर्ड हो, पॉजिटिव हो, तो वैसे ही पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वर्ड भी है तो उसको भी हम लोग कैसे पॉजिटिवली जा सकते हैं, सेंटेंस से एसोसिएट करवा सकते हैं, हमें वही लिखना है बेसिकली। या ओके, तो ठीक है हिम्मत, ये थी सारी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिचुएशन रिएक्शन के ऊपर। तो ओके। एसआरटीज जैसे कि हमें पता है कि वो हमारे डोजियर में नहीं आती है, हमें अलग से एसआरटी का भी एक शीट मिलती है जिसके ऊपर हमारे पास 60 एसआरटीज होते हैं, और हमें टोटल एज अ होल सिर्फ 30 मिनट्स मिलते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो जब हम लोग एसआरटीज अटेम्प्ट करते हैं तब क्या माइंड में हमारे जो पॉइंट्स है वो रहने चाहिए कि हमें किस तरीके से अपनी जो सिचुएशन रिएक्शंस है उसको रिएक्ट करना है, उनको किस तरीके से वहां पे लिखना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है और 60 एसआरटीज है। तो ऑन अ सेफर साइड हमें ऑलमोस्ट कितनी एसआरटीज का रिस्पॉन्स देना है और किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, वो थोड़ा सा बताइए। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट 60 अटेम्प्ट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है। वो तभी हो सकता है जब आप एकदम घटिया रिएक्शन लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैंने 43 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 60 43। एंड दे वर प्रीटी वेल। तो उसमें आपको ये बात याद रखनी होती है कि आपको अपना एकदम इमीडिएट रिएक्शन नहीं लिखना है, आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखना है कि आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसी आती है कि आप किसी कहीं जा रहे थे, आपकी जो बाईसाइकिल है वो पंचर हो गई, तो आप क्या करेंगे। सो यू शुडंट बी लाइक कि मैं उसको ठीक करा लूंगा नियर बाय शॉप से। आपका ये पूरा होना चाहिए कि मैं उसको ठीक करा लूंगा एंड देन आई विल कंप्लीट माई जर्नी जहां भी मैं जा रहा था। सो दिस इज वॉट, या दिस इज द वे यू हैव टू राइट। ओके, तो एसआरटी का मतलब आपको पूरा लूप कंप्लीट करना है, जहां से सिचुएशन आपको दी गई है कि आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में आपका जो साइकिल था वो पंचर हो गया उसका टायर, तो आप क्या करेंगे। तो सिर्फ ये एग्जैक्टली। नहीं है कि मैं उसको सिर्फ रिपेयर करवा लूंगा, लेकिन उसके बाद आप जो एक काम कर रहे थे उस लूप को भी कंप्लीट करना है, कि आप कहीं पे अपनी एग्जैक्टली। जर्नी जो कर रहे थे उसको कंप्लीट करना है, कि आप कंटिन्यू योर जर्नी। ओके, तो या इट्स इट ऑल्सो गिव अ वेरी क्लियर विजन टू आवर व्यूअर्स कि आपको पूरी जो एसआरटी है उसको कंप्लीट करना है अपने रिस्पॉन्स के अंदर। ओके हिम्मत, तो आपने जैसे 43 एसआरटीज करी थी, तो कहीं पे आपके दिमाग में नहीं था कि यार शायद मैंने कम करी है अटेम्प्ट। 45 कहा जाता है कि एक आइडियल जो एसआरटीज आपको करनी है सॉल्व, कम से कम 45 करनी है, तो कुछ मिक्स फीलिंग्स तो नहीं आ रही थी उस टाइम पे कि यार शायद मैं थोड़ा और कर देता अटेम्प्ट, ऐसा कुछ। आई थी, डेफिनेटली आई थी कि 43 कम है। बाकी से जब पूछा गया था तो बाकी सब तो काफी तो एक फीलिंग तो आई थी। बट एज जब मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू में गया था और मेरे इंटरव्यूअर ने जब पूछा था कि तुमने कितनी चीजें कंप्लीट की है सर्टी वगैरह, सो आई सेड 43। तो उन्होंने ही कहा था कि अच्छा अच्छा है, काफी अच्छा नंबर है। तो उसके बाद से ये फीलिंग दिमाग से फिर दिमाग में ये नहीं आया था जब आपने 43 एसआरटी सिर्फ आपने की थी, लेकिन आइडियली बोला जाता है कि आपको कम से कम 45 एसआरटीज तो अटेम्प्ट करनी ही करनी है। तो जब आपने 43 एसआरटीज अटेम्प्ट किए तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि यार शायद थोड़ी ज्यादा कर देता अटेम्प्ट तो ज्यादा सही रहता, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था आपके या दिमाग यस, इनिशियली ऐसा आता है, सबके मन में आता है, मेरे मन में आया था में? हाँ हाँ। कि क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही कम होगी। बट जो मेरा इंटरव्यूअर है उसने जब मेरे से पूछा था कि तुमने कितनी एसआरटी और डब्ल्यूटी की अटेम्प्ट, तो जब मैंने उसको बताया नंबर, तो ही वाज लाइक फेयर इनफ कि सही ओके किया आपने। तो उसके बाद से ये फीलिंग भी चली गई थी दिमाग से। ओके, तो कोई भी टेस्ट हो, मे बी इट इज WAT, माइट बी इट इज SRT, तो इट इज ऑलवेज लाइक कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, दैट डजंट मीन कि आपको पूरी की पूरी SRTs या पूरी के पूरे जो WATs हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जितने भी आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं उसमें आपको काफी ही सोच समझ के अपना रिस्पॉन्स देना है, जो भी देना है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके डेफिनेटली सारे अटेम्प्ट करने जरूरी नहीं, बट इट डजेंट मीन कि आप 60 में से 30 करके आ रहे हो और क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। यू ओके हैव टू बी लाइक कि क्वांटिटी एक सफिशिएंट अमाउंट की होनी चाहिए। स्पेशली WAT में तो अगर आप 50 से कम कर रहे हो तो वो तो ज्यादा ही गलत हो जाएगा। SRT में एक बार वो कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने होते हैं और 30 मिनट्स ही होती है। ओके बट ओके, WAT में यू शुड लाइक 50 अबव करो और एक गुड क्वालिटी लिखो, सेंटेंस में गुड क्वालिटी दिखनी चाहिए। मतलब आपको एक सिमिलरली SRT में भी। बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा फिर भी, कि आप बिल्कुल ही
जो नंबर ऑफ एसआरटीज है आप बिल्कुल भी कम मत करो, या फिर जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी कंप्लीट करो, लेकिन एग्जैक्टली। अप्रोक्सीमेटली आप 40 to 45 तो करके ही आओ, और मतलब बिल्कुल मेच्योरिटी के साथ अपने रिस्पॉन्सेज दो वहां पे। ये नहीं है कि आप कुछ भी डेफिनेटली। लिख के आ रहे हो। ओके, दैट्स एग्जैक्टली। गुड इनफ। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, दैट इज एक्चुअली नॉट अ टेस्ट, वो पहले से हम लोग प्री प्रिपेयर करके ही जाते हैं। तो यस, दैट इज सेल्फ एग्जैक्टली। डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो हम्म। जैसे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा उसमें बताएं कि पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, जो सारे ये जो हमें पैराग्राफ्स लिखने होते हैं सबके ओपिनियंस के बारे में, हम्म। तो हम्म। किस किस के ओपिनियंस हमें लिखने होते हैं उसके अंदर, और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, बिकॉज we are also provided with just only 15 minutes and we have to write approximately about 5 paragraphs, कि हमें 5 opinions लिखते हैं उसके बारे में, अपने बारे में सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो आई थिंक जितना, तो 3 साल हो गए इस बात को, तो जितना रिमाइंड में कर पा रहा हूँ कि हाँ, एक तो अपने बारे में आप खुद क्या सोचते हैं वो लिखना होता है, एक आपके दोस्त क्या सोचते हैं, एक आपके बिल्कुल। टीचर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आपके हम्म, पेरेंट्स क्या सोचते हैं। तो दीज 4 पैराग्राफ्स आर देयर। और इसमें भी आपको हर पैराग्राफ में मोस्टली 4 से 5 लाइन लिखो एंड देन कंप्लीट। इट डजंट मीन कि आप सबके पास जाओ और पूछो हाँ भाई मेरे बारे में क्या सोचते हो, बताओ मेरे को लिख के आना है वहाँ पे। ऐसा नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। आपको पता ओके, लग जाएगा कि आप के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या जो सोचते आपके हैं। बारे में वो सोचते हैं या आपको जो लगता है कि आपके बारे में सोचते हैं, आप वो सिंपली लिख दीजिए। अब इसमें ये ओके, भी नहीं है इसका मतलब कि अगर आप ये टीचर आप सोचती है कि आप बहुत शैतान हो या कोई काम ढंग से नहीं करते, तो आप वो भी लिख के आ जाओगे। इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना होता कि ओके, वो बैकफायर कर जाए। ऑनेस्टी जरूरी है बट इतनी नहीं होनी चाहिए। और ओके, कोशिश करो कि गुड पॉइंट से लिखो, अवॉइड करो कि नेगेटिव ज्यादा लिखना है। नेगेटिव ओके, एक्चुअली अवॉइड ही करो। 1-2 लाइन लिख दो, पर उसको भी इस तरह मोल्ड करके लिखो कि वो भी पॉजिटिव की तरह लगे। तो ओके। तो दिस इज। यहाँ पे ये थोड़ा सा कभी कभी गलत नहीं हो जाता है कि हम लोग सिर्फ जैसे अगर हमसे सिर्फ पेरेंट्स ओपिनियन पूछा गया है, तो हम लोग पेरेंट्स ओपिनियन के अंदर भी लिख रहे हैं कि यस माय पेरेंट बिलीव्स दैट आई एम अ वेरी obedient child, I am very sincere, I am also good in academics and sports and these kind of activities, I am also good in the household activities, household chorus activities। तो उसके अंदर ये नहीं हो जाएगा कि सिर्फ हम लोग अपनी तारीफों के पुल ही बांधे जा रहे हैं और मतलब कुछ और नहीं बता पा रहे अपने बारे में, तो मतलब कहीं ना हाँ कहीं ये कुछ है। वीक पॉइंट्स या कुछ। या इधर मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना होता कि आप अपनी बस तारीफ ही हाँ, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। एक दो हाँ, आप बता सकते हो कि आपके अंदर कोई कमी थी, तो उसको उसको आपने किस तरह फ्लरिश, मतलब किस तरह उसको ओवरकम चेंज किया। किया, और उसकी या वीकनेस को अपना मतलब बना दिया। जैसे मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के थोड़े इश्यूज थे, तो ओके, इट इज कि मतलब हमारे जो टीचर हैं दे थिंक दैट आई एम प्रेटी वीक एंड आई एम इंट्रोवर्ट, बट आई वर्कड अपॉन इट एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड इम्प्रूव दैट। इस तरह आप लिख सकते हो। या बिल्कुल, वही है, क्योंकि तारीफों के पुल नहीं बांधने, क्योंकि अब 100% तो कोई होता नहीं है पर्सनैलिटी में। सबके अंदर कोई ना बिल्कुल कोई कमी बिल्कुल। होती है। जितना मुझे भी याद है जब हम लोग बास्केटबॉल खेला करते थे उस टाइम पे, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो हिम्मत है मेरा जूनियर ही है, तो हम लोग वहाँ पे जब बास्केटबॉल खेला करते थे तब मुझे लगता था हिम्मत कहीं ना कहीं पे इंट्रोवर्ट है, लेकिन उसके बाद उसने काफी इम्प्रूव किया है, जैसा वो बता रहा है कि अब वो किसी से भी नॉर्मली अपना बात बात भी कर लेता है, एंड ही इज ऑल्सो प्लेस्ड इन अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी इन अ कॉर्पोरेट नाउ। तो मतलब कि काफी उसने ग्रो तो किया ही है, वो तो बिल्कुल नजर आ ही रहा है। तो उस थैंक टाइम यू। पे मैं वही वही पूछना चाहूंगा, जैसे कि फिर टीचर्स भी बोलते थे कि आप काफी इंट्रोवर्ट थे, तो आप मानते हो कि उस टाइम पे आप सीरियसली काफी इंट्रोवर्ट थे, और आपने बाद में बिकॉज ऑफ द एसएसबी ऑल्सो और बिकॉज ऑफ योर इंट्रोस्पेक्शन आपने काफी चेंजेस अपने अंदर लेके आए, इंप्रूवमेंट लेके आए, नॉट फॉर द एसएसबी लेकिन आपकी लाइफ में भी उस चीज ने काफी हेल्प किया आपकी फिर आगे जाके। तो डेफिनेटली इंट्रोवर्ट लाइक था मैं, बहुत ज्यादा था पहले, बट आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन माई सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन इज लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच एवरी इंडिविजुअल शुड डू। तो मैंने किया उसको इंट्रोस्पेक्ट, एंड देन आई थॉट एंड आई रियलाइज्ड दैट कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ ज़्यादा। सो आई स्टार्टेड ओके, टॉकिंग टू पीपल। आई आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, ताकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, ताकि आई कैन डू दैट आई टू आई कॉन्टेक्ट वाइल स्पीकिंग टू एनीवन, क्योंकि ये भी एक वाइटल पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। बिल्कुल। तो ये है, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, तो फिर आपने फिर एक इंट्रोवर्ट से जब आप एक्सट्रोवर्ट बने,
तो किस या में मजा आता है कि मतलब तब चुप चुप रहने में ज्यादा मजा आता था कि अब ज्यादा लोगों से घुलते मिलते हो, उनके बारे में जानते हो, नई चीजें सीखने को मिलती हैं? तो मतलब कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे सारे इंट्रोवर्ट्स को कि आपको अपने कंफर्टेबल, जो आपका एक कंफर्ट लेवल जो बन चुका है, उससे बाहर आके दूसरों के साथ मिलजुल के मतलब उनकी भी चीजें सीखनी चाहिए, और आपको काफी न्यू चीजें सीखने को मिल जाएंगी उस चीजों से भी। अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे, बिल्कुल अपने अपने में ही रहोगे, तो आप मतलब कि वैसे भी इस दुनिया में जी नहीं पाओगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी और वैसे भी लाइफ में भी। मतलब काफी जो चीजें हैं वो आप जब बात करते हो दूसरे लोगों से, नई चीजें सीखते हो, तो आपके काफी काम आती हैं। तो इसके ऊपर आप यस क्या यस, कहना चाहोगे कि व्हाट इज गुड? डेफिनेटली। या कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरों से बात करने का तरीका सही होता है, क्योंकि हम चीजें सीखते हैं तो दूसरों से सीखते हैं, कोई जन्म से चीजें सीख के नहीं आता। और बिल्कुल। एक ये लाइफ स्किल है जो सबको डेफिनेटली आनी चाहिए। एंड या हम अपने एसएसबी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। थोड़ा संत टाइप बनेंगे तो लोग वीडियो देखेंगे नहीं। ये ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ। ओके ओके ओके। सो हिम्मत, सो वी आर डन विद द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो हम्म, सेकंड डे हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड डे पे। थर्ड डे ओके। हमारा जो है दैट इज GTO 1। तो हम्म, दैट इज ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर 1, यही होता या। है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। सो इसके अंदर काफी टास्क होती है हमारी GTO 1 के अंदर भी और GTO 2 के अंदर भी। हम्म, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपने इसकी अलग से कुछ तैयारी करके गए थे, या फिर आपको जैसा एकेडमी में, बालनोई एकेडमी में सिखाया गया था कि आपको हम्म, इन इन चीजों की हेल्प लेनी है और इस तरीके से अपनी जो टास्क है वो करनी है? बेसिकली जो हम्म, GTO 1 में होता है, तो पहले मैं बता दूं कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, उसके बाद हमारा हाफ ग्रुप टास्क भी होता है, फाइनल ग्रुप टास्क तो उस दिन नहीं होता है, वो तो GTO 2 के दिन होता है। PGT हो गया, HGT हो गया, उसके बाद आपकी स्नेक रेस वगैरह होती है, या फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, दैट इज डिपेंड अपॉन द GTO कि वो क्या करवाना या। चाहता है, पहले कौन सी टास्क। तो हम्म, ये जो सारी टास्क है, जो आउटडोर टास्क मेनली हो गई, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क वगैरह, तो उसके हम्म, बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि उसके अंदर आपको कैसे इनिशिएट लेना चाहिए ग्रुप के अंदर? ओके। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ग्रुप टास्क है ये, और ग्रुप टास्क में आपको लीडर नहीं बनना होता, आपको एक कोऑर्डिनेटर बनना होता है जो सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पे टीम वर्क मैटर करता है, ना कि आपकी इंडिविजुअल स्किल। सो यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे अपने आप को ओवरशाइन करने की कोशिश करते हैं बाकियों के कंपैरिजन में, और बाकियों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वेरी बैड। ये बैड इसलिए है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे ओके साथ का एक एक था, स्टूडेंट था मेरे साथ ही, कैंडिडेट था। सो ही वॉज वेरी गुड, मतलब एक्सीलेंट स्किल्स थी उसकी, एक्सीलेंट नॉलेज थी, मतलब ही ओके वॉज लाइक अल्टीमेट। बट वो ये था कि वो दूसरों को सप्रेस कर रहा था, वो अपनी नॉलेज वो ओवरशाइन कर रहा था, वो दूसरों को दिखा रहा था कि मेरे पास सच में इतनी नॉलेज है, मैं इतना वो हूँ। तो वहां पे अगर वो लीडर बनने की कोशिश करोगे ना, तो तुम वैसे ही बाहर हो जाओगे। क्योंकि ओके जहाँ जहाँ पे वो अपनी टीम वर्क की आपकी स्किल देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आप अपने अपने आप को एज लीडर की तरह उभार रहे हो, तो दिस इज प्रिटी बैड। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए कि जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन का टास्क दिया है, वहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन का ही काम करो, और टीम वर्क दिखाओ, टीम एफर्ट दिखाओ, और अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ लेके चलो, और उनकी भी बातें सुनो। और जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप एक लीडर या एक कमांडर हो, तो वहाँ पे आपको अपने आप को अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखानी होती है। सो दिस इज द केस। एंड टॉकिंग अबाउट लाइक मेरा कैसा रहा था। सो पीजीटी अराउंड 8 to 10 पीपल होते हैं नॉर्मली। सो उसमें मैंने एक एक भी आइडिया नहीं दिया था। आई ऑनेस्टली सिंग, मैंने एक भी आइडिया नहीं दिया था। मेरे हाथ में ड्रम था, और वो मैं ड्रम पकड़ के पूरा 1 घंटा वो चारों स्टेजेस निकाल रहा था। वो ड्रम मेरे हाथ में था ना, वो किसी ने मेरे हाथ से लिया। मतलब कोई लेना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो ऑफकोर्स जो लोड होता है वो कोई नहीं उठाना चाहता। कोई नहीं उठाना सब चाहते चाहता हैं कि है, उनके बिल्कुल। हाथ में हाँ, रस्सी हो या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल हो जिसका जितने इंस्ट्रूमेंट हो जितनी जिसका हेल्प है यूज वो करके। मतलब कि आगे, हाँ, वो क्लियर कर पाए अपना जॉब स्ट्रगल। या। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई वॉज लाइक, मैं गया भी आराम आराम से था, तो जो एंड में बचा था लोड वो हाँ। उठा लिया। हेलो हेलो। हेलो, क्या आर हाँ, देयर? रिकनेक्ट होने लग गया था यार बीच में। हाँ। चल बताइए कैसे बताइए, बोलूँ? वहाँ से लोड लोड वाली चीज की। या। मैं तो लोड उठा के लास्ट में हूँ। हाँ, तो मैं लोड उठा के लास्ट में आराम से आया, और मैंने वो पीजीटी कम्प्लीटली लोड के उस पे ही किया था।
सो आई ओके। वाज लाइक लिटिल वरीड कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं बोला, तो ये नेगेटिव हो सकता है। बट जब हाफ ग्रुप टास्क आया तो उसमें हम 3 थे, और शायद हमारा जो ग्रुप डिवाइड हुआ था उसमें हम 4 या 3 थे, और सामने वाले में भी 4 या 5 अराउंड थे। तो ओके। इसमें क्या हुआ था कि इसमें इसमें ऑलमोस्ट वो कंप्लीट टास्क मैंने ही कंप्लीट किया था, कि जितने भी आइडिया आ रहे थे वो मेरे दिमाग में आ रहे थे और मैं इनको एग्जीक्यूट कर भी रहा था। और मैं ऐसा नहीं कर रहा था कि मैं ही बोल रहा हूँ, बाकियों को बोलने का मौका नहीं दे रहा। नॉर्मली इसमें ऐसा था कि उन दोनों ने भी चीजें ट्राई की थी, उनसे नहीं हुई थी, उसके बाद जब मैं कर रहा था तो मेरे से हो गई थी। इट वॉज लाइक दैट। तो यहाँ पे भी मैंने अपनी इंटेलिजेंस भी शो कर दी, और साथ ही साथ मैंने अपने टीम को भी दिया मौका कि वो भी ट्राई कर सकें। इट वॉज नॉट लाइक कि मैं खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ और उनको कुछ नहीं करने दे रहा हूँ। तो ओके। ये है। और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपका एक टास्क खराब चला जाए, जैसे पीजीटी खराब चला जाए या हाफ ग्रुप टास्क खराब चला जाए, सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, क्योंकि वो ओवरऑल काउंट होता है, एक इंडिविजुअल काउंट नहीं होता। तो आपका पीजीटी खराब गया तो आपके पास एचजीटी और एफजीटी होता है परफॉर्म करने के लिए, तो आप उसमें अपना बेस्ट दे दो, तो पीजीटी को आप एक तरीके से दबा सकते हो। इट इज लाइक दैट। ओके। तो दैट मीन्स कि ये जो सारी हमारे पास जो भी टीम वर्क वाली जो चीजें हैं सारी, ये जो ग्रुप में हमें करनी है, इसमें कहीं पे भी हम्म। एक बंदे को एज अ डोमिनेटिंग पर्सन बन के बाहर नहीं आना है। आपको जब ये ग्रुप एक्टिविटी है तो आपको ग्रुप में ही करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, टीम वर्क में जो भी है मिलके काम करना है। बाकी आप लोड यस। उठा रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो या रिसोर्स लगा के आइडिया लगा रहे हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो पूरा ग्रुप है वो स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक आपको सबको लेके आना है साथ में ही। आपको बिल्कुल हम्म। डोमिनेटिंग नहीं बनना है, दैट मीन्स बेसिकली। ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं करना है, बट इसका ये ज्यादा भी मतलब नहीं डोमिनेटिंग कि नहीं आपको पॉइंट भी नहीं देने। आपको एक बनना। ओके। बैलेंस बना के रखना पड़ता ओके। ओके। कि आपको है। मतलब अपना जो टास्क है वो भी कंप्लीट करना है विद इन योर टीम, और लेकिन आपको ज्यादा भी डोमिनेटिंग नहीं लगना है, अपने आइडियाज जरूर रखने हैं सबके सामने। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है। ओके। तो जैसे ये तो पीजीटी और एचजीटी वगैरह में ये सारे आइडियाज लग गए होंगे, तो अब स्नेक रेस के बारे में बात करते हैं, जो हमारा होता है कि हमें पूरे ग्रुप में बन के फिर कंपटीशन होता है दो दो ग्रुप्स का, कि आपको स्नेक रेस भी इसलिए व्यूअर्स को बता देते हैं कि जो हमें टेंट दिया जाता है वो सबको बोला जाता है कि 10 to 15 या 9 to 10 का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उनको सबको वो एज अ लोड कंधे पे उठा के लेके जाना है, और सारे ऑब्स्टेकल्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, पूरे पार करने हैं। वो एक स्नेक की शेप में होता है, गोल गोल कर दिया होता है टेंट को, तो इसलिए उसको स्नेक रेस भी एक तरीके से बोल देते हैं। वैसे या। वो GOR होता है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस उसे मेनली कहा जाता है, लेकिन एज अ स्नेक रेस हमारे स्लैंग में आजकल बोलते हैं सब लोग। तो यस। उसके अंदर काफी एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहा होगा, आई नो, हिम्मत। तो सबसे आप बेस्ट क्या टास्क वही सबसे है। बेस्ट आई थिंक या वही रहा होगा। हाँ, तो क्योंकि उसके इट्स लाइक अंदर फन। क्या वॉर क्राई वगैरह था, आपको याद है अभी कि क्या वॉर क्राई लिया था आपने अरे कंपटीशन डेफिनेटली ऐसी चीजें तो याद रहती हैं बोलने में। में? हाँ, क्या तो वॉर हमारा क्राई वर्क था? हमने सोचा था, हमारा फोर्थ ग्रुप था तो लास्ट ग्रुप था, तो हमसे सबसे लास्ट में पूछा गया था। तो हमने अच्छा। सबसे पहले सोचा भारत माता की जय। बहुत अच्छा भारत। वर्क है। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल। पहला ग्रुप था वो ये ले चुका था। ठीक है। अच्छा। तो हमने सोचा हर हर महादेव। अब जो दूसरा ग्रुप हर था हर वो भी महादेव ये तो ले हमारा चुका भी था। था। हाँ। बढ़िया बढ़िया, सिंक्रोनाइजेशन काफी सही होती है उसके अंदर। हम्म। तो जब हम हमारे तक आते आते कुछ बच ही नहीं रहा था, तो मैं सबसे हाँ। आखिरी में खड़ा था, तो आगे से आवाज आती है वंदे मातरम। मैंने कहा चलो अच्छा। ठीक है, वंदे मातरम बोल लेंगे। अब हाँ। वंदे मातरम बोल रहे हैं तो इतनी ज्यादा मोटिवेशन नहीं आ रही ना, जितनी भारत माता की जय जितनी बोलने में भारत आती है। माता की जय या हर हर महादेव में आती है, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। वंदे मातरम था हमारा वॉर क्राई। और वो ओके। क्राई क्राई था, वॉर तो पता नहीं। लग नहीं रहा था ऐसा। नहीं, लेकिन काफी मोटिवेशन आ जाता है उस टाइम पे, इतना इंस्पिरेशन मतलब खुद से आ जाता है ना, इतनी एनर्जी आ जाती है कि अब भाई अब तो हाँ, करना ही करना है, मतलब ये करना ही है। ऑब्स्टेकल पार करना है। और इतना हाँ, चिल्ला चिल्ला के लोगों के ना गले बैठ जाते हैं, मतलब कि इतना एग्जैक्टली मोटिवेशन आ गया उसके होता बाद अगले दिन गला बैठ जाता है सबका। है, गला बैठ जाता है बिल्कुल भी। फिर जब हम लोग कमांडो वॉक कर रहे होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स पे, जब कमांडो चिल्लाना होता है तब आवाज नहीं निकल रही होती फिर, कि हाँ, सर बस हो एग्जैक्टली। गया वो तो GOR में सारा सारे मेरा वॉर क्राई लग गया वहीं पे। अच्छा, तो वहां पे काफी एंजॉय किया होगा फिर GOR में। तो हाँ, आपको डेफिनेटली याद है कि सबसे। कौन सा ग्रुप फिर जीता था लास्ट में? इसमें जीतना हारना नहीं होता एक्चुअली। क्या होता है कि जितने भी जीटीओ होते हैं वो सारे के सारे एंड ऑफ दी, मतलब लाइक जब आपका आखिरी ऑब्स्टेकल कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो सारे ऑलमोस्ट एक साथ ही आ जाते हैं, क्योंकि जो भी पहले जाता है उसको आखिरी राउंड में यही बोलते रहते हैं कि इसने फाउल किया, फाउल किया, फाउल किया। तो करके एक ही राउंड तब तक टाइम कराते रहते हैं जब पेनल्टी। तक फाइनल वाला नहीं आ जाता। एंड देन हाँ, इन द एंड एवरीवन रन्स, और जो सबसे पहले टच कर ले वो जीत जाता है। वो जीत जाता है तो एक उसमें तरीके तो का, लेकिन एक मेनली जो तरीके से जीत जाता है। एंजॉयमेंट तो उसमें अलग ही, मतलब फील तो अलग ही आती है GOR के। हाँ,
वो मैं अभी ये तो है, महसूस कर सकता हूँ, या बिल्कुल पुराना गूज टाइम बम्स अपने आ याद जाते हैं करके। उसको देख के। बिल्कुल 8 फुट की गूज़बम्प्स। दीवार लांग रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऊपर कूद रहे हैं। बिल्कुल। तो ओके, उसके बाद जब जीओआर के बाद जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कहीं पे आपको आई थी दिक्कत कि आप कितने ऑब्स्टेकल्स कर पाए थे उस टाइम पे, आपको अगर याद हो अभी तो? ओके, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा फिट था, तो मैंने कर दिए थे, 10 के 10 कर दिए थे। उसके बाद मैंने रिपीटिशन भी कर दी थी, लगभग 3 या 4 के। अच्छा, तो इट वाज लाइक गुड, तो 3 मिनट के अंदर दैट इट इज वाज अ मोर वेरी देन गुड सफिशिएंट। अटेम्प्ट। या हाँ, फिर तो काफी अच्छा किया होगा। तो ओके, तो उसमें दैट आपको मीन्स हाँ, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी आपको, आपने कर लिए थे कंप्लीट आराम से। हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैंने कर लिए थे कंप्लीट आराम से। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपका फेवरेट ऑब्स्टेकल कौन सा था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में, तो क्या बोलोगे? फेवरेट तो सच कोई भी नहीं था। अब अच्छा। कमांडो वॉक जो होती है उसमें सबसे ज्यादा डर लगता है, जो सब ऊपर जाते हो थर 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 हिल रही होती है पूरी की पूरी कमांडो वॉक। हाँ, वो हिल रही होती तो है बिल्कुल टॉप पे जाके। हाँ, सबसे हाँ। फनी पार्ट वही होता है, और एक दूसरा होता है जब हमें टार्जन बन के ऊ करना होता है। हाँ। तो वो भी एक फनी होता है, तो ये फनी वाले ही मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगते हैं अच्छा। और अच्छा, लगे थे वहां जीटीओ पे भी। सर जो है ये मैंने काफी सुना भी है, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस जैसे वो देते हैं। तो जो कमांडो वॉक था, तो हमें तो बोला गया था कि आपको वहां पे जाके ऊपर जाके कमांडो चिल्लाना है। तो हम लोग कमांडो ओके चिल्लाते ओके। थे। तो या दूसरे वाले जीटीओ सर ने एक बार बोला था कि यू हैव टू कॉल योर फेवरेट एक्ट्रेस नेम। तो आपको एग्जैक्टली हमारा वाला जीटीओ उनका था, नाम उसने भी लेना यही बोला था। एक्चुअली हमारी जो जीटीओ थे वो लेडी थे, तो है। उन्होंने बोला था कि अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम लेना है। अच्छा, तो तो हमने क्या ले लिया लिया था था। हिम्मत ने नाम? अरे हिम्मत ने ये क्या तो नाम लिया था, बताओ हिम्मत। हिम्मत ने श्रद्धा से श्रद्धा कपूर का नाम ले दिया था। ओहो, इतनी श्रद्धा। अरे बहुत। काफी 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 श्रद्धा दिख रही है, ग्लो आ गया चेहरे पे श्रद्धा नाम से। नहीं आई नहीं, होप बहुत ही आप बढ़िया। श्रद्धा कपूर को भी टैग करें यहाँ पे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा मैम को बिल्कुल हम लोग यहाँ पे टैग कर देंगे, श्रद्धा कपूर जी। साथ में शक्ति कपूर जी को भी कर देंगे कि हिम्मत अरे इज इतनी रेडी शक्ति एंड नहीं ही गॉट चाहिए। रिकमेंडेड, तो काफी अच्छी चॉइस है उनकी। बिल्कुल, आंखें उनको भी निकाल के पता गोपियां लगेगा। खेल लेंगे वो। कोई चक्कर नहीं है, श्रद्धा जी के लिए आप आके निकलवा दीजिए, कोई चक्कर अरे बस बस। नहीं। मेडिकल इशू आ जाएगा। नहीं, इतना नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। चलो, अपार्ट फ्रॉम दी जोक्स, तो उसके बाद चलो आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी हो गए। हाँ, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपको जो कमांड टास्क मिला था फिर फाइनली, कमांड टास्क के अंदर भी काफी लोगों के मिथ्स होते हैं। जैसे कि आपका चलो कमांडो जो टास्क आपको मिला था वो तो है ही, लेकिन आपके कोई साथ वाले को मिला कोई कमांडो टास्क और उसने आपको कितनी बारी एज अ सबऑर्डिनेट बुलाया है। तो ये काफी ओके। कैंडिडेट्स के मन में मिथ होता है कि आपको जितनी ज्यादा बार बुलाया जा रहा है, आपके उतने ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपको जो जीटी है वो रेकमेंड कर देंगे, कि आपकी एक काफी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर नजर आ रही है कि आपको इतने लोग एज अ सबऑर्डिनेट बुला रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी ग्रेट बॉन्डिंग विद ईच अदर। तो इसके बारे ओके, में आपका क्या कहना है कि ये सिर्फ एक मिथ ही है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? अब ये तो ऑफ कोर्स जीटीओ ही जानते हैं कि उनको वो इस चीज को कैसे जज करते हैं। बट ओके। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो हमारे ग्रुप में एक इंडिविजुअल था जिसको ऑलमोस्ट सभी ने बुलाया था, ऑलमोस्ट। तो वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो आई वॉज लाइक हार्डली कॉल्ड 2 टाइम्स। तो मैं रिकमेंड हो गया था। तो ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जितनी बार बुलाया जा रहा है तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। इस टास्क में ये होता है कि आप जब कमांडर बन रहे हो तो आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, वो मैटर करता है मेरे हिसाब से। ओके। ओके, तो मतलब एज अ कमांडर भी आपको जरूरी तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ कमांड ही कमांड करना है, अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ आप बताए जा रहे हो लेकिन खुद से आप कुछ नहीं कर रहे। ये भी काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एज अ कमांडर आपको सिर्फ वहां पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है और आपके सबऑर्डिनेट सारा काम करेंगे और आपको खुद से कुछ नहीं करना है। तो आइडियली ऐसा ही होता है कि जो कमांड टास्क होता है उसमें आप कमांडर बनते हो, और आप जिन 2 पर्सन को बुलाते हो वो आपके सबॉर्डिनेट होते हैं, और आप उनको जो बोलोगे उनको वो करना पड़ेगा। बट इन केस अगर वो चीज कर नहीं पा रहा, तो आप उसकी जाके हेल्प करो। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सब कुछ खुद ही करे जा रहे हो और उन दोनों को कुछ भी नहीं दे रहे हो करने को। आपको ओके। उनको बोलना है कि आप ऐसे करो, ये चीज करो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप कमांडर हो तो यू शुडंट बी टेकिंग एडवाइस फ्रॉम देम। आपको उनसे एडवाइस नहीं लेनी है। आपको एज अ ओके। कमांडर अपने आप को यहाँ पे आपको अपने आप को एज अ लीडर शो करना है। तो आपको यहाँ पे कमांड करना है।
और उनको बताना है कि क्या करना है, कैसे करना है। इन केस अगर वो नहीं कर पा रहे तो आपको करना है ऐसे। ओके। और मेरा जो था वो था बॉम्ब डिफ्यूजन का। तो उसमें ओके, यही बॉम्ब था डिफ्यूजन। कि क्या, तो डिफ्यूज करना था बॉम्ब। हाँ। तो उसमें मैंने सबको बताया कि ये करना होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप उस पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल पे चढ़ के आगे जा रहे हो, तो उसमें आपको किसी को नहीं बोलना है कि तुम जाओ और तुम जाके बॉम्ब डिफ्यूज करो। देयर यू हैव टू टेक द रिस्क, और आपको जाके बॉम्ब डिफ्यूज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू ओके, रिएक्ट लाइक अ लीडर, कि लीडर कैसे रिएक्ट करता है। तो आपको वहाँ पे सारे रिसोर्सेज की हेल्प लेनी है। और मेनली बोला जाता है कि आई थिंक आपको भी वही टास्क मिला होगा कि एक सर्कुलर होगा और बीच में कहीं पे बॉम्ब रखा होगा। और हम्म। जीटीओ काफी कलर तो वो चेंज करवाते ही करवाते हैं कि ये कलर वाइट हो गया, ये अब रेड हो गया, या। आप यहाँ पे रिसोर्सेज को टच नहीं कर सकते हो। तो आप इस बॉम्ब को हम्म। कैसे इस टाइम के अंदर इसको बाहर निकालोगे। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उसकी हेल्प लेके और आपके सबऑर्डिनेट की हेल्प लेके आपको बॉम्ब निकालना है। हम्म। ओके, वो एग्जैक्टली। हो गया, वो हम लोग समझ गए। चलो, कमांडो टास्क अपने कमांड टास्क के अंदर भी। उसके बाद जो हमारी बारी आती है, ये तो सारे हो गए कि हमारे जो फिजिकल आउटडोर टास्क वगैरह होते हैं। जो हमारे हम्म। मेनली ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होती हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या लेक्चरेट वगैरह होता है, उसके बारे में आप क्या हम्म। कहना चाहोगे कि उसके अंदर एक कैसा माइंडसेट लेके जाना चाहिए अपने कैंडिडेट्स को। क्योंकि उसके अंदर भी काफी के कुछ मिथ्स होते हैं कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज तो मेनली अगर कोई कोचिंग लेके नहीं गया या कहीं से गाइडेंस उसने नहीं ली है, पर एज अ फ्रेशर कोई जा रहा है, तो हम्म। उसे किस तरीके से ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को मेनली अप्रोच करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ओके, तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हम्म। डेफिनेटली, और वो मैटर भी करता है बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपको किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कम इंपॉर्टेंस देनी है। उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि आपके पास 4 से 5 प्रॉब्लम होंगी। फॉर एग्जांपल, सम पर्सन इज डाइंग, एंड देन देयर इज सम ट्रेन एक्सीडेंट अबाउट टू हैपन, या कोई रॉबरी होने वाली है, और एक किसी गाय का बछड़ा या समथिंग वो मर रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे 4 5 प्रॉब्लम होती हैं, और आप खुद भी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम से होंगे। थिंक लाइक आप कहीं जा रहे हो लेकिन आपकी गाड़ी खराब हो गई है। ओके। यूजुअली ये होते हैं। तो इसके अंदर आपको प्रायोरिटाइज करनी होती है चीजें। जैसे कि जो अगर कोई कोई ह्यूमन है जो जिसका सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, तो उसको आपको पहली प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। एंड देन ओके। अगर कोई नेशनल क्लाइमिटी आने वाली है, जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है या कोई रॉबरी होने वाली है, आप उसको सेकंड प्रायोरिटी में रख सकते हैं। फिर हम्म। जैसे आपका जो जैसे बछड़ा है किसी गाय का, वो अगर कोई बीमार है या उसको कहीं ले जाना है आपको, तो आप उसको उसको थर्ड प्रायोरिटी में दे सकते हैं। और अपनी कार जो है उसको भी रिपेयर कराना है, तो आप उसको भी प्रायोरिटी में, फोर्थ प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तो इस तरह होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कार पहले रिपेयर कर रहे हैं और कोई मर रहा है उसको मरने दे रहे हैं, हाँ, एंड ऑल हाँ। दैट स्टफ। कि मतलब कि तो आपको इन सब। बेसिकली जो भी आपके पास साइमल्टेनियसली जो 3 4 प्रॉब्लम्स उन्होंने दे दी है, तो उनकी जो हम्म। डिग्री ऑफ सॉल्विंग है उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा पहले, कि आपको पहले ये चीज सॉल्व करनी है, उसके बाद ये करनी है, ये करनी है। पहले एक हम्म। प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, फिर उनको सॉल्व हम्म। करना है, और विद द डेफिनेटली। अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ कोर्स। तो या। ओके, जीपी के अंदर हम लोग फिर इस तरीके से करते हैं और कंपैरेटिवली। इसमें हाँ। हाँ या जी, आप कुछ इसमें कह हमें रहे इस थे, बात का बताइए। ध्यान रखना होता है कि हाँ। जब आप इस चीज को लिखते हैं, तो आपको ये भी लिखना होता है कि आप कोई भी इंडिविजुअल चीज कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, और उस पोजीशन से लेके जहां आपको जाना है उस तक का डिस्टेंस क्या होगा। ये दो चीजें होती हैं जो एक इंडिविजुअल को डेफिनेटली लिखनी ही चाहिए। और अगर उसको बोलने का मौका मिल रहा है तो उसको बोलना भी चाहिए, क्योंकि इससे डिसाइड होता है कि आपने आपने क्या अपने दिमाग में सोचा और उसके हिसाब से आप कैसे चीजें बता रहे हैं। ओके, मतलब बेसिकली आपको डिस्टेंस और टाइम कंस्ट्रेंट्स को दिमाग में लेके ही चलना है कि आप किस डेफिनेटली। तरीके से, मतलब कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके और किस रिसोर्स की हेल्प लेके आप उस चीज को कर रहे हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे तो कम से कम आप ग्रुप डिस्कशन में उस चीज को एक बार अपना वैलिड पॉइंट दे दें। ओके। वैसे लिखना भी इसको बहुत जरूरी होता है, आपको लिखना ही चाहिए, ये इम्पोर्टेंट ओके। है, ओके। आप अवॉइड नहीं कर सकते ओके, इसको। तो चलो व्यूअर्स को ये भी चीज पता लग जाएगी कि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल अपना जो दिया जाता है, हमें अपना शीट दी जाती है, उसके अंदर अपना जहाँ पे आप सोल्यूशन लिखते हो, तो उसके अंदर आपको टाइम और डिस्टेंस कंस्ट्रेंट भी माइंड में रख के उसको भी लिखना है कि आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके। यस। तो कंपैरेटिवली जीपीई विद जीडी, अगर हमारे ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं GD1 एंड GD2, जो हमारा हम्म। GTO1 के पहले 2 टास्क ही होते हैं, उसके हम्म। अंदर
हमें एक बार तो जीटीओ जो है वो खुद टॉपिक अपना देते हैं, और एक बार हमें दो ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक लेना है जिसके ऊपर हमें जीडी करना है। तो उसके अंदर क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए कि हमें जरूरी है कि हमें किसी के साथ डिसएग्री नहीं करना है, या फिर हमें सिर्फ अपने ही पॉइंट्स देने हैं? क्या उसमें उसमें क्या माइंडसेट लेके चलना चाहिए, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। डेफिनेटली आपके दिमाग में जो भी आप उसको एकदम ओपनली बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी के पॉजिटिव में बोला फिर आपके उसके नेगेटिव में भी बोल दिए साथ ही। इट शुडंट बी लाइक दैट। आप कॉन्ट्राडिक्टरी किसी को नहीं होना डिसएग्री, चाहिए। या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। आप किसी को डिसएग्री डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। डिस्कशन इज ऑल अबाउट इट ओनली, कि आप सामने वाले की चीज सुन रहे हैं और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आपका विचार उस पर्टिकुलर चीज को लेके क्या है। तो ओके। आप किसी को भी डिसएग्री कर सकते हैं, बट आपको खुद की स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी कभी भी। ओके। और इसमें ये फोकस देना है कि आप जीटीओ की तरफ ना देखें तो बेहतर होगा। ओके। और बाकियों को भी बोलने का मौका दें। और 3 to 4 पॉइंट्स ऑफ 40 to 50 सेकेंड ईच आर मोर देन सफिशिएंट पर जीडी इन माय ओपिनियन। ओके। ओके। तो आपको यस। इंस्ट्रक्शंस में जैसे बताया जाता है कि आपको जो असेसर है उनकी तरफ नहीं देखना है, एंड हम्म। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विद ईच अदर। आप यस। डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू जस्ट हैव अ हेल्दी डिस्कशन एंड मेक अ गुड पॉइंट्स एक दूसरे के साथ। और या और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी से डिसएग्री हो रहे हैं तो हम्म। आप ऐसे मत बोलिए कि आई एम लाइक आई डिसएग्री विद योर पॉइंट। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू हैव अ वैलिड पॉइंट बट इन माय ओपिनियन इट इज लाइक दिस दिस दिस। सो चीजें ओके। कनेक्ट करके बोलिए ताकि सामने वाले को एकदम बुरा भी ना लगे और आपका पॉइंट भी सामने से कंप्लीट हो जाए। Okay, okay. That also reflects that you have to have a good presentation skills and a comm skills so that you can also disagree in some other way. Ki, या means your point is also valid, but somehow I think, yeah, I believe कि हम उससे डिसएग्री भी उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना भी पॉइंट एक अच्छे वे में रख पा रहे हैं, कि उस डेफिनेटली। वे में आप थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट उसकी दिखा सकते हो। ओके, सो ये काफी अच्छा पॉइंट बताया है हिम्मत आपने। इससे आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा जैसे ओके। ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, जीपी वगैरह भी हो गया, सारे टास्क वगैरह हो गए। अब आते हैं हम लोग लेक्चरेट की तरफ। ओके। लेक्चरेट में काफी लोग जैसे कि स्टेज फेयर होता है, जो पहली बार जा रहे होते हैं और उनको कभी पता नहीं होता कि एक्चुअल में लेक्चरेट में क्या होता है। सो मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि इट इज जस्ट लाइक एन एक्सटेम्पोर, कि हमें वहां पे जाके पता लगता है कि हमारे पास एक, हमें कार्ड चूज करना होता है, कार्ड के ऊपर 4 टॉपिक्स होते हैं, और उनका भी डिग्री ऑफ लेवल वैसा ही होता है कि कुछ थोड़ा, एक कोई टॉपिक टफ होगा, एक मॉडरेट होगा, एक थोड़ा सा एवरेज होगा, और लास्ट वाला बिल्कुल सिंपल सा होगा, जस्ट लाइक यू हैव टू से अबाउट योर हॉबीज और माय फेवरेट स्पोर्ट्स. So you have to just give a lecture about 3 minutes, and you will also be provided with only 3 minutes to think about it first. तो आपके पास सिर्फ 3 मिनट है सोचने के लिए, 3 मिनट है बोलने के लिए। तो उसके अंदर आपने कैसा परफॉर्म किया था उस टाइम पे जब आप गए थे अपने अटेम्प्ट के अंदर, और आपने क्या पॉइंट्स ध्यान में रखे थे, वो थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। ओके। सो मैंने अपनी एंटायर लाइफ में सिर्फ एक ही बार एक्सटेम्पोर दिया है और वो यही था। तो ओके। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मेरे को स्टेज फियर था थोड़ा, बट हाँ, हाँ। उस टाइम पे पता नहीं, लाइक भगवान का हाथ था सर पे। तो ऐसा था कि मेरे को 4 टॉपिक मिले थे। उसमें हाँ। से जो मैंने चूज किया था वो यही था कि हाउ या वाई इंडिया इंडिया इंडियन क्रिकेट टीम इज लाइक नंबर 1 इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स। तो मेरे को इसके ऊपर बोलना था। तो यहाँ ओके। पे भी एक फनी एंगल आया था कि जब मैं सोचने गया तो हमारे जो जीटीओ थे उन्होंने बेल बजा दी थी। मैं फिर भी सोचने में व्यस्त था तो उन्होंने बोला भाई ओहो। क्या हो गया, तो आ क्यों नहीं दे। तो यहाँ पे एक वो हुआ था इशू। ओके। बट इसमें आपको याद रखना होता है कि आप कंप्लीट सेंटेंस अपने दिमाग में मत रखिए। अगर आप हाँ। कंप्लीट सेंटेंस अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अटकेंगे, आप 3 मिनट बोल भी नहीं पाएंगे। ये मैं फॉर श्योर कह रहा हूँ कि 3 मिनट के अंदर आप कोई चीज अपने दिमाग में एकदम स्टोर करके और उसको सेम टू सेम वॉमिट आउट करना इम्पॉसिबल होता है। और अगर आप बिल्कुल। इसमें कहीं भी अटक गए तो आप अटक ही जाओगे। और ऐसा हमारे ग्रुप में 3-4 लोगों के साथ हुआ भी था। तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये चीज रखनी है कि आपको जो पॉइंट बोलने हैं बस वो पॉइंट आपने दिमाग में रखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे में था तो मेरे को ये बोलना था कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं जिसने बूस्ट किया क्रिकेट को, फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ पे स्टार प्लेयर्स होते हैं। तो ये 3-4 चीजें अपने दिमाग में रखिए और इस पे तब के तब खड़े होकर सेंटेंस बनाइए। तो इन दिस वे ओके। आप 3 मिनट आराम से कंप्लीट कर भी लेंगे और आप कहीं पे अटकेंगे भी नहीं। और यहाँ पे ये भी नहीं होता कि आप एकदम जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हो।
टेक योर टाइम, आराम से बोलो, पॉज लेके बोलो, धीरे धीरे बोलो, पर बोलो, 3 मिनट्स कंप्लीट करो। ओके तो इस तरह आप अपने लेक्चरेट को कंप्लीट करो। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप बिल्कुल ही 3 मिनट के अंदर आपने जो भी चीज़ें सोची हैं, आप लाइन टू लाइन तो बिल्कुल ही सीरियसली वॉमिट आउट तो नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को, लेकिन आप पॉइंटर्स बना के रख लो अपने दिमाग के अंदर कि ओके मेरे को इस पॉइंट के बारे में बोलना है, इस पॉइंट के बारे में बोलना है। तो आप क्या है कि वहां पे जाके अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके एक अच्छे वे में पोर्ट्रे कर सकते हो, बता सकते हो वहां पे लोगों को। बिल्कुल यस। पॉइंट टू वॉमिट नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर्स आप दिमाग में रख सकते हो, उस हिसाब से आप बोल सकते हो। ओके, तो हिम्मत जहाँ पे क्रिकेट की बात आई है फिर, तो ये बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी आईपीएल में जिसको आप सपोर्ट करते हो? हम क्योंकि धोनी फैन हैं तो सीएसके को हम सपोर्ट करते हैं चेन्नई सुपर स्टार्टिंग से लेके अभी किंग्स तक। ऑलवेज। ओके ओके, या आई वुड अल्लाह। नो दैट वाज कमिंग। ओके, तो ओके, तो ये फिर आपका लेक्चरेट जो था, आपने ऑलमोस्ट 3 मिनट बोल दिया था या उससे पहले ही खत्म हो गया था? इसमें ऐसा होता है कि 2 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड पे एक बेल बजती है, उसके बाद आपको वो एक इंडिकेटर होता है कि 30 सेकंड लेफ्ट है। तो मेरे केस में वो बेल आराम से बज गई थी। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर ये बेल बज गई है तो आप एकदम से कंक्लूजन में कूद पड़ो। हम्म, एकदम एब्रप्टली कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप उसके बाद भी अपने जो पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद अपना कंक्लूजन दे सकते हो एंड में। तो मैंने वैसे ओके ही किया था और मेरा इजीली आराम से सक्सेसफुली विद इन 3 मिनट्स कंप्लीट हो गया था। ओके ओके, तो ये जब जीटीओ चल रहे होते हैं, थर्ड और फोर्थ डे ऑलमोस्ट हमने कवर कर ही लिया है, सारे टास्क इसके अंदर हमने बोल दिए हैं, एक फाइनल ग्रुप टास्क बचा था, लेकिन फाइनल ग्रुप टास्क भी इट इज ऑलमोस्ट सेम एज दी पीजीटी लाइक एंड एचजीटी। पीजीटी। हाँ, तो वो तो चलो हो ही जाएगा। तो साइमल्टेनियसली जो हमारे इंटरव्यू चल रहे होते हैं, अब हम लोग आते हैं इंटरव्यू के ऊपर। ओके। सबसे बढ़िया चीज जो एक्सपीरियंस आपने की होगी जस्ट फॉर हाफ एन आवर और फॉर अबाउट एन आवर, या सबसे बढ़िया चीज, तो तो आप बता सकते हैं कि आपका जो इंटरव्यू था वो किसने लिया था? डिप्टी प्रेसिडेंट और माइट भी प्रेसिडेंट ने ही लिया होगा, आई नो। तो उनमें या से किसने तो लिया था? मेरा मेरा प्रेसिडेंट ने लिया था उस टाइम पे। प्रेसिडेंट सर ने लिया और था, भोपाल। कमाल की ओके बात ये थी कि मेरा चेस्ट नंबर 21 था, लेकिन सबसे पहले जो इंटरव्यू हुआ था वो मेरा ही हुआ था। मैं इतना खुश नसीब अच्छा, हूँ। या ओके, इतने खुश नसीब थे, ओके ओके, फिर तो बताओ। काफी मजा आया होगा। अरे डेफिनेटली। स्ट्रेस जो जिगरा है वो स्ट्रेस मुंह तो में ही आ गया बिल्कुल था ऊपर पूरा, जब पता लगा था कि सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही है। है। अच्छा, तो जब आपको पता लगा कि सबसे पहला इंटरव्यू आपका है, फिर क्या हम्म। फीलिंग आई? क्योंकि यार अभी ठीक है, एक ही बारी में इंटरव्यू अपना देते हैं, खत्म करते हैं, आगे का दिन सही हो जाएगा, या फिर ये था कि डर बैठ गया था, नहीं यार या पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, ये स्टार्टिंग वो? में तो आई वाज लाइक वेरी नर्वस कि सबसे पहला अच्छा, मेरा ही है। हाँ जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा दिल जो है वो मुंह में आ गया था कि ये क्या हो गया कि चेस्ट नंबर 21 है, फिर भी अच्छा सबसे पहला मेरा कैसे हो गया। अच्छा। बट ठीक है। तब मैं अपने आप को थोड़ा काम किया मैंने। और एज सुन एज आई ओपन द डोर, कंप्लीटली नर्वसनेस में मतलब रूम के बाहर ही छोड़ के आया था। और जब हम ओके, अंदर बैठे तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो मेरा इंटरव्यूअर था वो काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने पहले मेरे को रिलैक्स किया, उन्होंने मतलब ऐसे अच्छी कंफर्ट। अच्छी बातें की जिससे मैं एकदम कंफर्टेबल हो जाऊं। एंड देयर आफ्टर शुरू हुआ था मौत का खेल। मौत का खेल स्टार्ट हो गया उसके बाद है कि या आ गए तुम, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे, हिम्मत। आओ कभी हवेली पे। हाँ। अच्छा, तो सर ने सबसे पहला सवाल क्या पूछा था अगर तुम्हें याद हो, जैसे तुम अंदर गए? पहला सवाल नहीं था। पहला ये था कि हैव सम वाटर इफ यू ओके वांट। Yeah, and thereafter he asked me like, how was your stay and how did you find this place? ये सब पूछा ओके था उन्होंने। ओके और आप यहाँ पे कैसे आए, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, ये सब पूछे थे। ओके, दैट तो वाज भाई मींस कंप्लीटली अ रिलैक्स नॉर्मल कर दिया। क्वेश्चन जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, तो उन्होंने ये या सारे सवाल पूछे थे। तो आपका इंटरव्यू ऑलमोस्ट अबाउट कितने टाइम तक चला होगा, इफ यू रिमेम्बर? 30 to 35 minutes। 30 to 35 मिनट्स ओनली? या ओके, चलो फिर तो थोड़ा जल्दी मौत का खेल खत्म हो गया था, लेकिन यस। अगर डीप डाउन इसके हम लोग और जाएं, तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस थे, मैं ये पूछना चाहूंगा कि फ्रेशर्स में ये भी होता है थोड़ा सा, जैसे कि आप स्क्रीन आउट थे, सो यू कैन ऑल्सो बी इन कैटेगराइज इनटू अ फ्रेशर कैटेगरी,
कि आपसे भी सिर्फ पीआईक्यू के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस पूछे थे, या उन्होंने अपार्ट फ्रॉम पीआईक्यू भी वो काफी करंट अफेयर्स या जीके वगैरह के भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे थे आपसे? उन्होंने ओके, किसके तो रिगार्डिंग क्वेश्चन मेरे पूछे? से अगर मैं बताऊं तो उन्होंने एक दो क्वेश्चन पूछे थे जीके के, अच्छा। वेरी बेसिक। जीके ऐसा सच नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो, अच्छा। कोई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नहीं था। हाँ हाँ। एंड जहाँ तक बात रही उसकी, तो क्योंकि फादर आर्मी में थे तो आर्मी से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूछी थी अच्छा। कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी रैंक पे कौन होता है, एंड ऑल हम्म। दैट स्टफ। हम्म। और फिर उन्होंने ये भी पूछा था, उन्होंने एक जज करने के लिए मेरे से ये पूछा था कि जिस रूम में आप बैठे हो उसकी लेंथ क्या है, उन्होंने ये भी क्वेश्चन मेरे से पूछा था। तो वो ओके। देखना चाह रहे थे कि मैं इसका किस तरीके से रिस्पॉन्स देता हूँ। हम्म। तो एक ये था, उन्होंने फिर ये भी पूछा था कि जो अपना टेबल टेनिस की टेबल है वो इसके अंदर आ सकती है कि नहीं आ सकती, ऐसे अच्छा। टाइप के क्वेश्चन पूछे थे काफी। अच्छा। तो जीके ऐसा सच नहीं पूछी गई, और एनडीए कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया भी नहीं जाता कि वो जीके इतनी ज्यादा डिटेल में करे। बट अगर आप सीडीएस या किसी और उसके लिए जा रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मैच्योरिटी का लेवल आपसे मांगेंगे और वो पूछेंगे भी कि आपसे करंट अफेयर्स वगैरह, तो कि आपको पता डिपेंडिंग होना अपॉन इट। चाहिए कि कम से कम अप टू डेट होना चाहिए कि आजकल चल क्या रहा है, नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है, या फिर देश में ही क्या चल रहा है, कौन कौन से कानून आ रहे हैं। लाइक अभी या नेशनल फार्म इंटरनेशनल। लॉज का काफी चल रहा है, और अगर आप एसएसपी के लिए जाते हैं एंड इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द फार्म लॉज कि उसके अंदर लिखा ही क्या हुआ है, सो इट इज टोटली अगेंस्ट यू, कि कम से कम या आपको इतनी चीजों का तो पता होना ही चाहिए। हाँ, ओके। तो एग्जैक्टली। सो मेनली आई थिंक आपका फिर पीआईक्यू बेस्ड ही सारे वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, और थोड़े बहुत ये जो उन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे थे कि इसकी हाइट कितनी होगी, डायमेंशंस क्या होंगे रूम वगैरह के, उसके रिगार्डिंग। या ओके। तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे लगे थे जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो गए थोड़े, या फिर आपको लगा कि यार ये तो इंटरव्यू कहाँ ही जा रहा है, मैंने क्या ही सोचा था, ये सर तो क्या ही पूछ रहे हैं, ऐसा कहीं हो गए हो आप? आई थिंक एज सच ऐसे कोई सवाल थे नहीं जिसमें मैं थोड़ा डर गया हूँ। अच्छा। इवन मेरा इंटरव्यू तो मेरे को लगा था सबसे फनी है, क्योंकि सामने वाला भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, अच्छा। तो ऐसे चल रहा है। गर्लफ्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बनी नहीं थी, और वो मानने अच्छा, को फिर तैयार तो नहीं था काफी कि है दुख नहीं। हुआ होगा, हंसी के साथ अंदर दुख हुआ होगा कि सर आई थिंक जैसा नहीं आप है। सोच रहे हो वैसे ही आगे लड़कियों को भी सोचना चाहिए। गर्लफ्रेंड नहीं है। यस एग्जैक्टली। हाँ। तो ये सारी बातें थी, और ओके ओके। काफी हंसी खेल के साथ निकल गया। तो पता नहीं था वो साइलेंट किलर निकला था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू निकला था। अच्छा, वैसे हिम्मत, एक ऑनेस्टली क्वेश्चन का आंसर देना, हम्म। रिकमेंडेशन के बाद तो प्रपोजल्स आए होंगे? आ, नहीं, मतलब नहीं आ रहा है। अच्छा, शो ऑफ नहीं किया होगा उतना ना कि मैं रेकमेंड हो गया, वरना तो बॉल पार्टीज के लिए पहले ही प्रपोजल्स आ जाते हैं कि हिम्मत तुम्हारी जितनी भी ट्रेनिंग चल रही है बस बॉल पार्टी पे तो मैं ही आ रही हूँ, ऐसा काफी हो जाता है। नो ऑफेंस, हाँ, नो होता है ऑफेंस होता है, टू इट्स अ गर्ल्स, डेफिनेटली होता है। लेकिन जस्ट इन अ फनी वे कि ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कभी। हम्म। तो ओके, तो मतलब बेसिकली आपका जो 30-35 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ वो काफी अच्छा ही गया जैसा आप बता रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो अपार्ट फ्रॉम पीआईक्यू कुछ वैसे गए थे, लेकिन यू वर एबल टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस, मतलब दैट वाज नॉट दैट मच टफ। या इंटरव्यू तो टफ नहीं था, बट डेफिनेटली मैं कहीं कहीं पे चीज़ों पे अटका भी था। जैसे जब रैपिड फायर राउंड आता है तो उसमें आपसे 10 क्वेश्चन लगातार या 12 क्वेश्चन लगातार वो बताते हैं, और हाँ हाँ। आपको उसके सीक्वेंस में आंसर देने होते हैं। हम्म। तो मेरे केस में ऐसा 2 बार हुआ था, और एक टाइम पे मैंने सिर्फ 6 ही अटेम्प्ट किए थे, बाकी अच्छा। मैं भूल गया था। ओके। सो यहाँ पे अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो आप उसके आगे अपना पूरा बिगाड़ सकते हैं। तो आप उसको एकदम रिलैक्स लेके चलें कि ठीक है, जितना आपको याद था आपने बोल दिया, जितना नहीं था इट्स ओके, कि आप फॉरवर्ड करके। बट नॉर्मली ओके। इसमें ऐसा ही होता है कि आपका जो पीआईक्यू फॉर्म होता है उसके सीक्वेंस में ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप अगर पीआईक्यू अच्छे से कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आने वाला ओके, तो आपका इंटरव्यू भी फिर काफी अच्छा हो गया था। है। या ओके फिर ओके कह सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा। ओके ओके, चलो ओके ओके चला गया था आपका इंटरव्यू, तो यू वर या ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है। अच्छा ओके। हिम्मत, तो जैसा आपने बताया कि आपका जो इंटरव्यू था वो सेकंड डे ही फिर खत्म हो गया, तो फिर आपके पास तो काफी टाइम होगा कि जो थर्ड और फोर्थ डे है आपने फिर या तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह खेला होगा वहां पे सेंटर के अंदर, या फिर आप घूमने गए होंगे फ्रेंड्स के साथ। तो क्या किया था फिर या आपने जो आपका फ्री टाइम था शाम को? स्पोर्ट्स खेला था या बाहर गए थे घूमने? स्पोर्ट्स भी खेला था और बाहर भी घूमने गए थे। तो अच्छा ऐसा अच्छा। होता था कि हमारा 2 बजे तक सब कंप्लीट हो जाता था, फिर हाँ शाम का टाइम हमारे पास होता था हाँ हाँ। काफी कुछ करने को। तो हम लोग वहाँ पे एक जू था, वहाँ गए थे घूमने। जू। और वहाँ पे
या जू, तो वहाँ अच्छा। जू ही था आई थिंक। टाइगर वगैरह रखे थे, सफेद टाइगर, ओके। तरह तरह के टाइगर, स्नेक्स एंड ऑल दैट स्टफ। ओके। तो ये सब था। और एक हम लेक देखने गए थे कि भोपाल में एक लेक बड़ा पॉपुलर है, तो ओके। वो देखने गए थे। डीबी मॉल नहीं गए थे? दैनिक और भास्कर मॉल काफी फेमस है वहां पे। मॉल हम गए थे रिकमेंड होने के बाद, तब हमारे ओ, हाथ में फोन आ गया था रेकमेंड ना। होने के बाद। वैसे वो फोन लेके रख लेते हैं तो फोटो वोटो भी खींचनी होती है। ओके ओके, ये करी ना आपने, हाँ अच्छी बात है कि डीबी मॉल वगैरह तो हम लोग रिकमेंडेशन के बाद जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो हम लोग दूसरी जगह और जाते हैं नॉर्मल। ओके ओके, सबसे बढ़िया। लेक वगैरह भी घूमने के लिए गए, वहाँ पे जू वगैरह भी घूमने के लिए गए। भोपाल तो वैसे ही सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है उसे। तो या आप वहाँ पे घूमने के लिए गए। बाकी काफी अच्छा टाइम अपने एंजॉय किया वहाँ पे। लेकिन अब उसके डेफिनेटली। बाद हम लोग आते हैं डूम्सडे कॉन्फ्रेंस, लास्ट। तो कॉन्फ्रेंस से पहले बताओ, आप जब आपका कॉन्फ्रेंस होने ही वाला था, आपको जाना ही था अंदर, तो तब कैसी फीलिंग्स आ रही थी? मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही थी, या फिर लग रहा था कि मैं रेकमेंड हो जाऊंगा, या मतलब क्या होगा उस टाइम, क्या फीलिंग्स थी? हाँ, तो यहाँ पे मतलब एक इंडिकेशन की तरह लोग इसको ट्रीट करते हैं कि अगर आपको 1-2 मिनट के अंदर अंदर बुला लिया जाए तो आप हाँ ये डेफिनेटली होता बाहर है। हो। हाँ। अगर आपको मतलब 3 से 5 मिनट डिस्कशन करने के बाद आपका नंबर आ रहा है तो आप डेफिनेटली अंदर हो। और अगर आपकी डिस्कशन 10 मिनट या 7 से 10 मिनट खिंच रही है तो आप बॉर्डर लाइन केस हो। डाउट। तो मैं बहुत लकी था, मेरा बिल्कुल 3 से 5 मिनट के बीच में था। तो जैसे अच्छा। सभी इंडिविजुअल का हो रहा था कि 1-2 मिनट में बुला रहे थे और 1-2 मिनट में भगा रहे थे। तो हम्म। मेरे टाइम पे काफी डिस्कशन हुई थी, अराउंड मिनट 5 मिनट्स। तो मेरे को तभी आइडिया लग गया था कि शायद नंबर हो कि जाए। रिकमेंडेशन का काफी मतलब है, चांसेस हैं कि हो जाऊंगा मैं। हो जाएगा, ओके ओके। तो 3 से 5 मिनट बाद जब नंबर आया तो अंदर गए। हम्म। तो अंदर जाने के बाद बैठे, पूरे यू शेप में सारे ऑफिसर्स अपनी यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं और बीच में हम्म। आपको बिठा देते हैं, तो वो भी नर्वसनेस तो अलग ही थोड़ी फीलिंग होती है। आती है ना सबको, जब देखते हैं कि यार सब यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। कि अब हाँ। मेरे को परसों ही पता था कि डिप्टी प्रेसिडेंट सर ने मेरा इंटरव्यू लिया है, लेकिन वही डिप्टी प्रेसिडेंट सर जब अपनी यूनिफॉर्म पहन के बैठे होते हैं, कभी कभी हम्म। तो वो पैरा कमांडो वाले भी होते हैं कि उन्होंने पैरा रेजिमेंट वाले वो बैठे होते हैं हमारे सामने, और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया होता है और हमें बिल्कुल पता नहीं होता उस टाइम पे। तो काफी हाँ। अच्छी फीलिंग भी आ रही होती है उस टाइम पे, थोड़ा नर्वसनेस भी हो रही होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि आप कॉन्फ्रेंस तक भी पहुंचे हो वहां पे, तो अगर आप वो या एक्सपीरियंस कर पा रहे हो सारी चीजें। हाँ डेफिनेटली। ओके तो ओके। वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपका स्टे कैसा रहा, आपको अच्छा। कोई अगर सजेशंस देने हैं तो दे दो, एंड हाँ ऑल हाँ। दैट स्टफ। तो वहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो 3 हुए हैं, यानी पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ और साइक, तो आप किसको कितनी रेट करोगे और कैसे करोगे? ओके। तो आई वाज लाइक, मैंने बोला कि मेरा साइक सबसे अच्छा गया, देन मेरा इंटरव्यू एंड देन जीटीओ। तो अच्छा एवरीवन जितने भी थे वहाँ पे वो सब जीटीओ को देखने लग पड़े, पता नहीं क्यों। तो अच्छा। तब मेरे को शायद लगा कि मैंने ब्लंडर कर दिया, कि मेरे को अच्छा। जीटीओ बोलना चाहिए था कि मेरा जीटीओ अच्छा हुआ है। मे बी दिस इज द केस कि जीटीओ ने मेरे फेवर में बोला हो कि Might हाँ be। भाई एक, हो या सकता है डिस्कशन में कि ज्यादातर जीटीओ सर ने तारीफ करी हो कि हिम्मत वाज वेरी गुड। हाँ। हाँ। तो यही था, तो सब जीटीओ की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, मतलब इस तरह से रेट क्यों किया। तो हम्म। मैंने उनको रीजन बताए थे कुछ। और अच्छा। फिर जब मैं उधर से बाहर आया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद जीटीओ थोड़ा अच्छा गया था और इंटरव्यू सबसे खराब गया था, तो इस हिसाब अच्छा। से बोलना चाहिए था। ओके ओके। और बाहर आते समय भी एक और ब्लंडर किया था मैंने, कि अच्छा। जब उन्होंने बोला कि ठीक है आप आपका हो गया, आप अब बाहर जाइए, हम्म। तो जो गेट था वहां पे लिखा था पुश, और मैंने कर दिया पुल। तो अच्छा। आवाज आई खड़क करके एकदम से। तो अच्छा। दैट मोमेंट मेरा मतलब, नाम हिम्मत है पर पीछे हिम्मत नहीं हुई देखने की कि बाकी तो मेरी तरफ किस तरह देख रहे होंगे। तो मैं दरवाजा खोला, मैं बाहर नाम गया, हिम्मत है, लेकिन मेरी उस हंसी। टाइम हिम्मत नहीं हुई कि मैं अब नहीं देख सकता। हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देख सकता कि ये सारे कैसे देख रहे हैं। तो मैंने अच्छा। कहा यार, रिकमेंड होने वाला था, लगता है बाहर हो जाऊंगा। चलो, वो भी अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं। वो अभी तक तुम्हें याद है ना, वो इसलिए याद है क्योंकि वो मोमेंट ही एक ऐसा था कि वो हाँ मोमेंट दोबारा वापस नहीं आते हैं। कि आपने वो डेफिनेटली। जो 5 दिन जो जिए होते हैं ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे, वट एवर द रिजल्ट वुड बी। लेकिन हम्म। मतलब वो चीज नहीं भूली जाती है। तो चलो, काफी अच्छा डेफिनेटली। एक्सपीरियंस रहा था फिर फाइनली आपका वहां पे। तो हम्म। जब आते हैं अपना रिजल्ट सुनाने के लिए, सर आते हैं वहां पे, टीओ सर। तो तब फिर मतलब हो गया था कि यार
शायद है, अब तो रिकमेंडेशन है ही, 3 to 5 मिनट्स हो गए हैं कॉन्फ्रेंस में, या तब भी मिक्स्ड फीलिंग्स थी यार, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत ही स्ट्रेस है, हाँ, ऐसी सिचुएशन तो होगी। जब वो गेट वाला, आई एम सॉरी, जब वो गेट वाला इंसिडेंट हुआ तो आई वाज लाइक, फिर मेरे माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो गई थी, यार ये क्या कर दिया मैंने। अब बाहर ना तो जाओ। हाँ, मेरे साथ फिर से यहाँ पे एक और वो था कि जब वो आए, उन्होंने हाँ। अपना मैसेज दिया जो भी वो देना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने चेस्ट नंबर बोलने शुरू किए। ओके। तो माय चेस्ट नंबर वाज 21, और वो शायद 10 के बाद उन्होंने सीधा 22 समथिंग बोल दिया था। तो वैसे भी 4 बंदे हो गए थे, तो मैं थोड़ा उसमें चला गया था, ठीक है यार नहीं हुआ कोई आखिरी बात बार नहीं। देखनी है। लेकिन तो रिवर्स में आने शुरू हुए फिर दोबारा, तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 70, और फिर उन्होंने जब बोला चेस्ट नंबर 21, तो आई वाज लाइक oh मैन। पहले तो आई मेड इट। सदमा, पहले तो सदमा था कि अच्छा बोल दिया मेरा नाम, अच्छा अच्छा अब उठना है, तो ऐसा यकीन लाइक। नहीं हुआ होगा कि क्या करूं, हाँ, अभी अपनी जगह से उठ जाऊं कि क्या करूं, मतलब ऐसी फीलिंग यहाँ झटका लगा था। फिर वो कह रहे थे कि अपना रोल नंबर बोल। हाँ अपना आई वाज लाइक, यूपीएससी। यार नंबर ही भूल गया मैं, क्योंकि झटका ही लग गया था कि अच्छा नंबर नंबर बोलना है, नंबर बोलना है। अच्छा, रिकमेंड हो गया ना। बिल्कुल। यही था, काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छी फीलिंग थी। अच्छा, इमोशनल हो गए तो इस टाइम पे, या कि लेकिन नॉर्मल था, मतलब कि फीलिंग तो आ रही होगी वैसी वैसी कि यार चलो मतलब ना हो गया हूँ रिकमेंड, लेकिन तब उस टाइम वो फील नहीं हो रहा होता कि यार एक्चुअल में मैं रिकमेंड हो गया हूँ, कि मतलब इमोशनली, बट एक प्राउड की फीलिंग थी अंदर, एक खुशी थी, बहुत अच्छी खुशी थी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है डेफिनेटली। तो यही था। हाँ, इमोशनल बंदा हूँ नहीं मैं कि आंखों में आंसू आ गए, हाँ भाई रिकमेंड हो गया, अच्छा ऐसे नहीं हम। अब काफी स्ट्रांग हो गए ना, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन के नाउ। हाँ। अच्छा, तो जब फिर सबसे पहले किसको कॉल करके बताया था कि मैं रेकमेंड हो गया, पापा को या मॉम को? तो या मेरे पापा मेरे साथ ही आए थे भोपाल, तो वो रुके हुए थे गेस्ट हाउस, तो मैंने उनको ही कॉल किया था सबसे पहले कि यस रिकमेंडेड, हाँ या आई मेड इट डेफिनेटली। एंड फिर वो खुशी का लेवल ही अलग था। तो आज घर पे भी कॉल किया, फोन हाथ में आया, तो 5 दिन बाद रिश्तेदारों के तो पहले कॉल आ जाते हैं कि हाँ हाँ क्या बना है उसका, जी हाँ जी रिकमेंडेड। रेजिमेंट में बात फैल गई थी, फिर हमें ब्रिगेडियर से मिलने के लिए बुलवाया गया था, मतलब बुलाया गया था। काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था तब। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, चलो तब तो यार मैं था नहीं यहाँ पे, मैं दिल्ली में था उस टाइम। आई थिंक जब हमारी लास्ट बात हुई थी फोन पे बात हुई थी, वरना पक्का मिलता मैं भी उस टाइम पे, अगर हो पाता तो बिल्कुल यार। तो पार्टी वार्टी करते, पार्टी लेते हैं हिम्मत से उस टाइम। अरे बिल्कुल। नॉर्मली बात हुई थी सब उस टाइम पे। कोई बात नहीं, जैसा भी था सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। और कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज़ है दैट यू कैन रिकमेंड दैट फॉर टू दी एलीट सर्विसेज ऑफ आवर कंट्री, वो भी इंडियन नेवी के लिए काफ़ी बिग फीट है। और अभी भी आप आई नो काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो बेस्ट विशेस फॉर यू टू फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। और आप जहाँ पे भी करो, जो भी करो, बिल्कुल बढ़िया करो। और काफ़ी अच्छा लगा बात करके भी आज। और आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी सही चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से यहाँ पे पता लगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पर्सनली मुझे भी काफ़ी सही न्यू चीज़ें पता लगी आपके एक्सपीरियंस से, और काफ़ी फनी चीज़ें जो कि रहनी चाहिए लाइफ में हमेशा। क्योंकि आप कुछ भी करो लाइफ में, आपको लाइफ में ही जो भी करना है अपनी ग्रोथ के लिए करना है, या फिर अपनी पर्सनल सक्सेस के लिए करना है, वो आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हिम्मत काफ़ी जिंदा दिल है, हमेशा स्माइल करता रहता है। अभी थोड़ा सा सीरियस हो गया है क्योंकि हमारा इंटरव्यू सेशन चल रहा है, लेकिन हम दोनों ही काफ़ी स्माइल करते हैं। तो कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, हमेशा स्माइल करो बस और टाल दो उस चीज़ को, वो अपने आप धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी सब। कभी भी टेंशन ले। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हिम्मत आपके साथ बात करके। अगर आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ टिप्स या फिर कुछ बताना है व्यूअर्स को, प्लीज़ बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने ओपिनियन को सभी के आगे रख सकूं। एंड आई होप कि मेरे एक्सपीरियंस बाकियों के काम आए, और यहाँ से एटलीस्ट 10% लोग ऐसे हों जो आपके देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रिकमेंड हो जाएं, या स्क्रीन नहीं हो पा रहे हो तो वो हो जाएं।
एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तक पहुंच जाए। या तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं हो पाते। कि हमारे जो ऑफिसर थे उन्होंने भी हमें यही बोला था कि ये एंड ऑफ लाइफ तो है नहीं, तो आप अगर नहीं हो पा रहे तो आप प्रयास करते रहिए, जब तक आपके पास चांस है आप तब तक देते रहिए। और साइड बाय साइड एक बी प्लान भी लेके चलिए, क्योंकि एज यू नो कि सीट्स कम होती हैं और हर बंदा यहाँ पे रिकमेंड नहीं हो सकता। तो इसलिए आई वुड से कि एक प्लान भी आपके साथ होना ही चाहिए, और आपका पूरा फोकस और अपने आप को कि अगर आप रिकमेंड नहीं हो पाए हैं तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपके अंदर क्या कमी रह गई थी, और फिर अगली बार जब आप इंटरव्यू देने जाएं, वहाँ पे एसएसबी देने जाएं, तो आप उस कमी को सुधार लें। तो इट इज़ ऑल अबाउट इट ओनली, एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है या देखेगा। थैंक यू सो मच।